सो एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ डीएलएफ फाउंडेशन, मैं 12th क्लास काउंसलर मोनिका आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज 11th क्लास का करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन है। इस करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन में जो हमारा मेन मकसद है वो आप लोगों के करियर रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करना है। एनी हाउ द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों से, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम एनईपी बोलते हैं, उसके बाद बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उन बदलावों के आने के बाद क्या हो रहा है, क्लैरिटी की कमी आ रही है। सब्जेक्ट सिलेक्शन कितना अर्ली स्टेज में हमारे पास आना चाहिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद क्या कोर्स सिलेक्शन होना है, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए हमें किस तरह के कोर्सेज का सिलेक्शन करना है, एंड इफ वी आर गोइंग टू डन विद दैट आफ्टरवर्ड्स कॉलेज सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन विच बेसिस वी आर गोइंग टू चूज द कॉलेज। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में डेली आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉर्ट करने के लिए वी आर नॉट हैविंग इनफ गैजेट्स विद अस। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और एक अनऑर्गेनाइज तरीके से हम अपना एक नॉलेज लेते हैं। प्रॉब्लम एरिया इज कि गूगल नहीं जानता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि हर्ष कैसा है या आशुतोष कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इज दिस करियर गुड फॉर हिम, बेस्ट सूट रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका बजट कैसा है, क्या खुशी के साथ ऐसा है कि उसकी फैमिली अलाउ करेगी आउट ऑफ द स्टेट जाने के लिए। तो ये बहुत सारे क्वेरीज होते हैं हमारे माइंड में जो हमें उस मोमेंट पे सॉर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है जो ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे सामने आए, अनबायस्ड तरीके से आए। अनबायस्ड का हमारा यहाँ पे क्या मतलब है? व्हेन वी टॉक अबाउट अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मींस व्हेन यू आर गोइंग टू पिंग ऑन द गूगल, तो गूगल साइट्स पे क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च आउट फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर इंस्टेंस, तो जो पेड कैंपेन्स चल रहे हैं उनके कॉलेजेस के नाम पहले आने लग जाएंगे। सो समहाउ यू विल फील लाइक ये तो टॉप मोस्ट कॉलेज है, दैट्स व्हाई ये सबसे ऊपर दिख रहा है। तो छोटी छोटी सी ऐसी क्लैरिटी ऑफ डाउट्स हमारे होने चाहिए कि जिससे हम लोग एक अनबायस्ड, किसी भी तरह के प्री कंसीव्ड नोशन के बिना अपने लिए डिसीजन ले सकें, जहां हमें ये पता रहे कि मेरी पर्सनालिटी, मेरे इंटरेस्ट और मेरे एप्टीट्यूड को कैसे कोलैबोरेट करके मुझे आगे बढ़ना है। फॉर दैट, अलॉन्ग विद द करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन, आज हमारे बीच में सविता मैम है, जो आप लोगों का ये ओरिएंटेशन लेंगी। शी इज इनटू करियर काउंसलिंग फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, और आप जैसे हजारों बच्चों के साथ उन्होंने काम किया है। इवन शी इज ऑल्सो वर्किंग विद 12th क्लास राइट नाउ। तो जहां पे अगर हम देखते हैं कि आप लोगों के साथ अभी तक हर्षिता मैम भी 11th क्लास के अंदर इंटरेक्ट कर रही थी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी विद यू इन दिस जर्नी ऑफ फेज 1 ऑफ करियर प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोग पहले फेज के अंदर आज आपका ग्रुप काउंसलिंग ले रहे हैं। इस ग्रुप काउंसलिंग के बाद आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको अपना असेसमेंट देना है, जिसका जो मॉडल रहेगा, किस तरह से वो काम करता है, वो आप डेफिनेटली मैम के साथ बातचीत में समझेंगे। अलोंग विद दैट, जब हम उस असेसमेंट को दे देंगे, असेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, जैसे जैसे आपका असेसमेंट होता जाएगा, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल, हम लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, मैम आपको अप्रोच करेंगी, तब आप मैम को बताएंगे हमारा असेसमेंट हुआ नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, आपका वन ऑन वन पर्सनलाइज सेशन, that session can be held only after the completion of assessment, because ma'am doesn't know the personality। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो तो गूगल की तरह हो जाएगा if we are going to give you random choices। हम चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हुए हम दें, and we are not very much familiar with the kind of personality you are right now। For that we are using a tool which is called psychometric assessment। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बिहाफ पे उसको टूल को यूज करते हुए हम लोग उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आप किस तरह का इंटरेस्ट कैरी करते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी कैरी करते हैं। देन ओनली वी विल बी एबल टू गिव यू सम सजेशंस रिलेटेड टू करियर। सो मैम आपके साथ आज एक करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन के बाद जब हम आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट का प्रोसेस बताएंगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। as and when you are going to receive your login ID and password, आपको फटाफट से अपने असेसमेंट को देना है, एंड असेसमेंट के बाद आपके वन ऑन वन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो समवन हैज रेज्ड द हैंड, लेकिन जब तक आप अपना नाम नहीं लिखेंगे आई वोंट बी एबल टू अलाउ यू।
hand raise karna is not enough. I have no idea who you are. So please rename yourself, then only I can entertain your message. और in between the session हमने एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, अपने आप को म्यूट रखने के लिए कहा गया है, वीडियो ऑफ रखने के लिए कहा गया है, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आपको अपनी क्वेरीज पूछनी है। जितना जल्दी हम लोग रेपो बिल्डिंग कर लेंगे उतना जल्दी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी इट शोज कि आप लोग पूरी तरह से एक फोकस करके इस सेशन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये जो नॉलेज शेयरिंग एक करने वाले हैं हम लोग, सो वी आर नॉट हेयर टू डिक्टेट यू एनीथिंग, वी आर हेयर टू गिव यू सजेशंस, टू गिव यू एडवाइसेस, whether you are going to follow the same or not, it's up to you and your family's call। लेकिन हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको वो ऑप्शंस बताए जाएं कि क्या क्या ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज हम अवेल कर सकते हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर phase 1 program of career planning। So here I would like to welcome Savita ma'am. So please Savita ma'am, you can start with the presentation. Good afternoon everybody. Before we start, as ma'am said, we all are going to be on mute. In case we have any doubt anywhere or a question or anything, you can raise your hand, put it in the chat, or you can note it down so that we will take that question at the end of the session. Is that okay? And when in between something, if I ask, you can raise your hand and you can answer, or you can even use the chat option. It's up to you how you want to communicate here. Okay? So let's start right now. Good afternoon. Namaste, all of you. Thank you for coming and giving your time here. And I hope whatever you learn from here will help you in getting more better towards your career. Okay. So now before I start, I just want to ask everyone, what do you think? Why have we all gathered here? हम यहाँ क्यों आए हैं आज सब जन? हम क्या करने आए हैं इस Zoom platform पे? Why are we all meeting here? I mean, you can answer unmute करके, या फिर आपको chat option use करना है तो chat option, so that I know that we all are together. Nobody is like listening and but their attention is somewhere else. Let's start. Why are we all here? हम क्यों यहाँ पे हैं आज? कौन आंसर करेगा? No one. No one is answering. Come on. Ma'am, for career counseling informations. Okay. What about career counseling? What do you mean by career counseling, Ashutosh? आशुतोष? मैम इट्स मीन कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे उनका पाथवे क्या होगा। Okay. Okay. Thank you, Ashutosh, for coming up. Anybody else? आशुतोष ने बोला है कि हमने करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि हम कैसे आगे जाएं, हमारे क्या पाथ होने चाहिए। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ नहीं बोलना? सबको सब पता है क्या? ऐसा है या किसी को कुछ नहीं पता ऐसा है? क्या है रीजन? See, look, you all see, if you interact, the more you interact, the better it will be. समझ में आ रहा है? Guys, चैट में कोई डाल सकते हो तो चैट में भी डाल सकते हैं। अगर किसी को बात करना नहीं है, आगे नहीं आना है, बेटा यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। एटलीस्ट उसमें ये मेंशन करिए आप क्या करने के लिए आए हैं। अभी तो इतना अच्छे से आपको समझाया मैंने, एटलीस्ट मेंशन करिए उसके अंदर टेक्स्ट में, वी आर हियर फॉर करियर काउंसलिंग, ये जो भी आपको फील होता है बेटा। ओके, थैंक यू सुमित। ओके, प्राची, थैंक यू प्राची। Thank you, those who all came forward and put their things in the chat, and those who have, even to the persons who have come out and spoken. Okay, thank you everyone. I agree, everybody is using the word career counseling and planning. So I understand when we come here, we are going to talk about careers, we are going to talk about counseling.
but actually I was looking for what exactly do you mean by career counseling, right? So let's get deep into it, and let me share my screen so that we can move forward. So this is an introduction for your career counseling. I mean, now why career counseling? I can ask anybody actually कि क्यों career counseling? क्या आपको नहीं पता है क्या careers है? आपको नहीं पता है क्या कैसे जाना है? बात उस चीज की यहाँ पे नहीं चल रही। हमको पता है कि क्या क्या करियर्स हमारे पास अवेलेबल है और हम उसको कैसे जा सकते हैं। हम इसके लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं कि हम इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से जान पाए और ये जान पाए कि मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से या मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या क्या एबिलिटीज है, उसको रख के मैं अपना करियर कैसे चूज कर पाऊँ। मैं जो करियर या जिस करियर के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं उस करियर में जा सकता हूँ क्या, या जो सब्जेक्ट्स मेरे पास है, जो इंटरेस्ट है मेरा, वो सारी चीजों को रख के जब मैं एनालाइज करता हूँ कि अच्छा मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये नहीं है, ये ऐसे है, तो उसको रख के मैं कैसे मेरे करियर के लिए मैं क्या डिग्री लूंगा ताकि मैं आगे जाके उसमें सक्सेसफुल भी बन पाऊं, plus I should be happy also at the same time. So that's why we are here. Okay. So this is a career guidance program where you will be getting all the details about what are the different careers available and how do we go about it. So now the first thing what we are seeing here is कि most क्या होता है, बहुत बार हम कैसे हमारा करियर चूज करते हैं कि मेरे को मैथ्स पसंद है, मेरे को साइंस पसंद नहीं है, मेरे को क्या आता है, उस हिसाब से मैं आके बहुत बार क्या करती हूँ, मेरे करियर को चूज करती हूँ। ठीक है, मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे इसके लिए और कोई चीज मुझे ध्यान में रखनी चाहिए क्या, मुझे और कोई चीज मुझे पता होनी चाहिए क्या। तो क्या करते हैं हम बहुत बार कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, उस हिसाब से मैं करियर चूज कर लेती हूँ। या फिर मैं ये भी बहुत बार देखती हूँ कि मेरे भाई ने उस करियर में लिया था, वो वहां पे बहुत सक्सेसफुल है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। या किसी आसपास ने बोला या मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है तुम ये कर लो, तुम ऐसे कर, तो हम उसमें और ज्यादा डीप जाके नहीं देखते हैं कि उसने वो करियर किया है क्योंकि उसके पास कुछ और चीज था, इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाया। अगर मैं उस करियर में जाऊंगा तो मेरे पास भी वो चीज अवेलेबल है क्या, मेरे एकेडमिक्स भी मेरे अच्छे होने चाहिए, प्लस मेरा जो एप्टीट्यूड है वो भी अच्छा होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है क्या उस फील्ड में, मैं वहां पे जो चीज वहां पे करनी पड़ेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ क्या उस करियर के लिए। तो उस हिसाब से हमको चूज करना है। तो हमारा सर्वे क्या बोलता है कि हर 50,000 जो भी स्टूडेंट्स है उसमें से सिर्फ 1% को स्टूडेंट करियर काउंसलिंग करने का मौका मिलता है या गाइडेंस मिलती है। इसका मतलब ये है कि हम अवेयर नहीं है इस बात से कि करियर गाइडेंस हम सबको लेनी चाहिए एक बार, ताकि हमको पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं और हमको वहां से कहाँ जाना है। ओके, तो इसीलिए करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि 50,000 स्टूडेंट में सिर्फ 1% ही है करियर काउंसलिंग। तो आपको सब लकी होना चाहिए, आपको फील करना होना चाहिए कि मैं कितना ब्लेसिंग हूँ कि मुझे डीएलएफ के थ्रू ये चांस मिल रहा है कि मुझे एक करियर काउंसलिंग के लिए मेरे को यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। नेक्स्ट चीज है कि बता रहा है कि जब अगर मैंने करियर चूज कर लिया और मैं सपोज एमबीबीएस में मैंने ऑप्ट कर लिया, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, फिर क्या होता है जब मैं बीच में होती हूँ, जब मैं डॉक्टर पढ़ रही होती हूँ या मैंने डॉक्टर खत्म कर लिया, 5 इयर्स का कोर्स कर लिया, फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पसंद नहीं आया और क्या करते हैं लोग उसमें से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सोचते कि अब मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर तो मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, पर मुझे अब इस जॉब में मजा नहीं आ रहा है, मैंने जैसे सोचा था वैसा ये जॉब मुझे नहीं मिला है या सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। तो क्या होता है, ऐसे जब करियर हम चूज करते हैं बिना किसी चीजों के अवेयर होके, तो क्या होता है कि आधे में हमको उस करियर से निकलना पड़ता है या हम आके निकल जाते हैं।
वैसे ही यहाँ पे भी ये और एक चीज में कि जब हम IITs जिसके हम बात करते हैं कि बहुत लोगों को होता है कि मेरे को IIT में पढ़ना है, मेरे को IIT में जाना है, तो जब हम दूसरों को देख के जाते हैं तो बहुत क्या वहां जाते हैं, जब आप पढ़ते हैं वहां पे लगता है कि कितने सारा वहां पे एक्सपीरियंस मिल रहा है, पर हर कोई उस चीज को नहीं हैंडल कर पाता। किसी सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, सबको अपनी अपनी चीजें जो है वो चाहिए होती। तो उसमें भी क्या होता है कि आधे में लोग आके ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए होती है जब हमने सारी चीजें को कंसिडर नहीं किया। जब मैं करियर के लिए मेरे चूज कर रही थी या जब डिग्री के लिए कौन सी डिग्री मैं पढ़ाई करूं, उसके लिए मैं जब सेलेक्ट करने के लिए मुझे कहा गया था। नेक्स्ट वर्ड है 1/3 ऑफ प्रोफेशनल इन इंडिया आर करियर स्लीप वॉकिंग। किसी ने ये वर्ड के बारे में सुना है क्या, करियर स्लीप वॉकिंग? कि कुछ नया वर्ड सा लग रहा है सबको? एनीबडी ऑन चैट और या फिर हैंड, कैसे भी आपको बोलना है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। कम ऑन, आई वांट यू टू ऑल टू इंटरैक्ट, आई वांट टू नो दैट यू ऑल आर लिसनिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड करियर स्लीप वॉकिंग? आर यू विथ मी? कोई बता सकता है? या ये भी लिख सकते हैं कि मैम वी आर नॉट अवेयर, या मुझे नहीं पता है। इवन यू कैन से दैट, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको पता है या नहीं पता है। आर यू ऑल हियर? अगर ऐसे कोई नहीं बताने वाला है ना, अब मैं क्या करने वाली हूँ मालूम है? मैं नाम बुला के बोलने वाली हूँ कि आप बोलो, चलेगा? गाइस इन द चैट फास्ट। डोंट नो मैम, ओके। बहुत जनों ने लिखा है मैम वी डोंट नो, या विच वी एंटर इन अ करियर विच वी हैव नो इंटरेस्ट। साहिल कुमार, वेरी क्लोज, वेरी नाइस, ओके फाइन, thank you so much, thank you so much. Sanjana, you want to speak? Yeah, you can unmute and speak, dear. Sanjana, you want to say something? Ma'am, can you unmute her? Ma'am, I have given her authority. I have asked her to unmute. Sanjana, if you want to say something, beta, unmute yourself. संजना मीना, आपको कुछ बोलना है क्या? नो मैम। तो हैंड बेटा रेज आपने किसके लिए हैंड किया रेस बेटा? किया ना? चलो मैं मैम हैंड डाउन कर देती हूँ। Okay, Sahil, you were close enough to say that when we enter a career where we don't have interest. Exactly true. Most of the time, I mean, if we see the research, if you study, you will get to know कि 1/3 of the people, right? So 1/3 almost people join the job, या वो जो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ कर रहे हैं जो पढ़ाई उन्होंने की है उसमें वो कोई काम कर रहे हैं, या कोई वो बिजनेस कर रहे हैं, या कोई जगह में जॉब कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो जाते तो है रोज हर चीज जॉब के लिए, जॉब जाते हैं, वापस घर आते हैं, उनका रोज का काम करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर वापस उठ के जॉब जाते हैं। जो इंटरेस्ट होना चाहिए, या जो करियर में मुझे आगे बढ़ना है, मैं या और बेटर कैसे हो सकता हूँ इस करियर में, वैसी वाली इंटरेस्ट या वैसा वाला सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब मैं कोई चीज अपने इंटरेस्ट से करूंगा, राइट? जब मैं कोई काम इंटरेस्ट के बिना करता हूँ, या जो चीज मेरे को पसंद नहीं थी पर फिर भी मैं उस करियर में चला गया, तब क्या होता है, हम सिर्फ स्लीप वॉकिंग करते हैं। और अगर आप देखा जाए तो अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रहा है उसमें ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि आजकल की लोग या आजकल के बच्चे माइंड भी नहीं करते कि हम आके कोई करियर में लॉन्ग टर्म तक रहे। सबको एक जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, या फिर करियर में आगे बढ़ना होता है, तो उस वजह से भी लोग आके करियर शिफ्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय करियर स्लीप वॉकिंग। समझ में आया सबको? करियर स्लीप वॉकिंग मतलब ऐसा कोई काम करूं जो मैं सिर्फ करने के लिए कर रहा हूं, जहां पे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस सिर्फ मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बस उतना ही, वो चीज वहीं तक रह जाती है। ठीक है, so this is what is, so this was a research, okay, this whatever facts you're seeing on the screen right now is all the research being done, and this is to bring out to you all to see that how important the career guidance program is, or career counseling is at this point of time for every student. Okay, so now next when I go, I can see
Yes. So now we are talking here about, मेरे को पहले ये बताओ कि हम आके जब कैसे करियर चूज करते हैं, और इसके पहले मैं एक एग्जाम्पल भी आपको ये देना चाहूंगी। जब मैं आके अपने लिए कोई ड्रेस खरीदने जाती हूँ या कोई चप्पल खरीदने जाती हूँ या एक छोटी सी पेंसिल भी मैं आज अगर एक दुकान में खरीदने जाती हूँ, तो मैं वहां जाके कितना कुछ देखती हूँ कि इस पेंसिल का लिड कितना है, कलर कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये कैसे लिख के भी देखती हूँ वहां पे उस पेपर मांग के कि कैसे लिखती है, मुझे दिखाओ क्या कलर है उस पेंसिल का, या पेन है तो कौन से कलर, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, मुझे कौन सा चाहिए, क्या क्या वेराइटीज है, स्लिमेस्ट है या फिर आके बहुत मोटा है। तो जब मैं चीज जो आके मैं रोज लिखने के लिए यूज करता हूँ, या कपड़े चप्पल जो मैं पहनने के लिए यूज करता हूँ हर रोज के लिए, उसमें मैं कितना टाइम या दिमाग लगाता हूँ कि मुझे कैसा होना चाहिए। अगर कोई भी चीज मेरे पास हो तो वो मेरे को सूट करे, जैसे हो मेरे को, जैसे मैं उसका बेस्ट यूज कर सकूं वैसा हो। तो जब करियर की बात आती है तब हम उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, हम क्यों नहीं ये समझ पाते हैं कि हमारा करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कि जो मैं चूज करूंगा वो मुझे बेस्ट यूज आएगा क्या, उस करियर का मैं बेस्ट यूज कैसे कर पाऊंगा, उस करियर में आगे ग्रोथ कैसे कर पाऊंगा, या उस करियर को मैं सक्सेसफुल बनने के लिए, या कोई भी रीजन हो सकता है, इवन somebody will say कि मुझे आके पैसे कमाने के लिए भी अच्छा करियर चाहिए। वॉट एवर इज द रीजन बिहाइंड इट, इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम इतना उसको भी इतने ध्यान से बारीकी से चूज करने के समय एक एक पॉइंट का ध्यान दें। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, और एक चीज क्या होती है, जब हम आके करियर को चूज करते हैं तो बहुत बार ये होता है, लोग सोचे हैं बहुत बार कि हमारे आसपास में क्या प्रॉब्लम्स है, हम आके रह रहे हैं, हम एक सिटी में है, हम एक टाउन में है, हम विलेज में, हर जगह हमारे आसपास आप जब भी देखोगे, घर से बाहर निकलते हो या घर पे भी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको लगती है कि ये ऐसा क्यों है, या ये ऐसे हो सकता है ना, ये बेटर हो सकता है ना। तो बहुत सारे करियर्स कहाँ से निकल के आते हैं, जो भी प्रॉब्लम हमारे आसपास में होते हैं उस चीजों से क्या होता है कि हम उनसे एक करियर चूज कर सकते हैं, या उनसे सारे करियर्स बन के आए हुए हैं। जैसे कि भूख, हंगर, पोल्यूशन है नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है वेस्ट, और नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी भी कितनी इंपॉर्टेंट है, हम भी जब आके सेफ्टी के बारे में बहुत बार बात तो बहुत करते हैं कि मैं जब रात को जाता हूँ तो मुझे आके सेफ्टी नहीं लगती है, या मैं ऐसे करने से मुझे लगता है कि इसमें बहुत डर तो क्यों, जब बातें करते हैं हंगर, पोल्यूशन, वेस्ट, सेफ्टी की, तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इनसे भी हम अपना कोई करियर बना सकते हैं, या इनमें भी बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जो इनसे निकल के आए हुए हैं। तो जब हम हंगर की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या करियर्स है, कि मैं एक शेफ बन सकता हूँ, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट बन सकता हूँ, या मैं कोई पॉलिसी निकाल सकता हूँ कि फूड कैसे होना चाहिए, कैसे, मतलब जो भी पॉलिसी ऐसी हो जो आके पब्लिक के लिए काम आए। तो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा कोई चीज मैं निकालूं कि फूड में ये स्टैंडर्डाइजेशन हो, या ऐसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी आप कुछ नई आइडिया लाके, कुछ नया सोच के, तो वैसे आके आप ये हंगर जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, जो एक मेन चीज है जिसके बिना आदमी नहीं रह सकता, तो उसमें भी मैं मेरा करियर बना सकता हूँ। तो ये था हंगर। नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं वेस्ट, कचरा, जो कि आखिर हम खुद भी उसके जब दूसरा कोई फेंकता है रोड पे तब हम बहुत बोलते हैं कि ऐसे क्यों फेंका गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, बट हम खुद भी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बहुत अवेयर होते हैं कि जो कचरा मेरे हाथ में है मैं उसको ठीक से फेंकूं, नहीं फेंकूं, कहाँ फेंक रहा हूँ। तो जो वेस्ट को लेके जो जो अगर मैं बहुत कंसर्न हूँ कि मेरे आसपास बहुत कचरा है, बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, क्यों वेस्ट में उसको जैसे आजकल आके बायोडिग्रेडेबल सामान का यूज करने बोला जाता है, प्लास्टिक्स को कम यूज कर, तो उस सारी चीजों को लेके भी मैं एक करियर बना सकता हूँ। अगर मैं बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली हूँ क्या, मैं इकोनॉमिस्ट बन सकता हूँ, मैं लॉज निकाल सकता हूँ एनवायरमेंटल के लिए, या सेम पब्लिक पॉलिसीज या कोई नई गाइडलाइंस रूल्स जो आके इसमें, फिर एंथ्रोपोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारे करियर्स क्या है कि
वेस्ट से रिलेटेड है कि जब मैं बहुत कंसर्न हूँ मेरे आसपास के एरिया के बारे में या मेरे एनवायरनमेंट के बारे में, नेचर के बारे में, तो उसको रख के मैं किस किस करियर्स में जा सकता हूँ। जब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन में क्या क्या करियर्स आ रहे हैं? ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी और लॉ। आप देखोगे हर चीज में पब्लिक पॉलिसी आ रहा है, क्योंकि हम ऐसा कोई करियर या ऐसा कोई लॉ जैसा कुछ पढ़ सकते हैं जिसमें हम आके नई पॉलिसी लेके आ सकते हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ सकते हैं, सो दैट वी कैन बिकम अ न्यू करियर फॉर दैट थिंग। और या कोई नया करियर हम हमारे आइडिया से लेके आए या कोई नई पॉलिसी लेके आए जो मैं सोचती हूँ कि ये काम करेगा हमारे कंट्री के लिए या हमारे एनवायरमेंट के लिए। सो दिस आर ऑल द डिफरेंट करियर्स रिलेटेड टू, अगर मैं पोल्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ या मैं पेट्रोलियम के बारे में, अगर क्योंकि हम पेट्रोलियम बाहर से मंगवाते हैं, तो ऐसा कोई मेरे पास ऐसा कोई यूज या ऐसा कोई फ्यूल में बना सकता हूँ, ऐसा कोई फ्यूल है जिसको मैं आके मेरे कंट्री के लिए वो यूज हो सकता है। तो वैसे सारे करियर्स आके हम कहाँ दिख रहे हैं? पोल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की। सेफ्टी यानी क्या चीज की? कि अपने हक के लिए हो सकती है, अपने सिक्योरिटी के लिए हो सकती है, अपनी सुरक्षा के लिए मैं क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। तो अगेन इसमें क्या है? लॉ, पब्लिक पॉलिसी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस। तो ये सारे करियर्स क्या है? ये सारे सेफ्टी को रिलेटेड है। तो ये जो आप चीजें देख रहे हैं, इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक करियर कॉन्सेप्ट जो है वो जो चलता है कि मेरे आसपास क्या चीजें चल रही हैं, उसको लेके भी मैं कोई करियर चूज कर सकता हूँ क्या? या इसमें मैं बहुत अवेयर हूँ मेरे पोल्यूशन को लेके, मेरे कंट्री के हंगर को लेके, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, तो मैं उसको लेके कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ये सारे करियर्स आके देख सकता हूँ या मैं इसमें से। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द करियर्स तब निकलते हैं जब कोई ह्यूमन बीइंग कोई प्रॉब्लम में आता है, या किसी को जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज का सोल्यूशन ढूंढना होता है, तब कोई चीज नई आइडिया निकलती है और तब हम आके एक नए करियर को देख पाते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट करियर्स क्या है? तो ये सारे करियर्स आके प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये सारे फ्यूचर करियर्स है। जैसे आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी इज टेकिंग प्लेस ओवर एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी को लेके, कंप्यूटर्स को लेके, रोबोटिक्स को लेके क्या क्या करियर्स हो सकते हैं? अगर कॉमर्स में कोई है तो क्रिप्टो करेंसीज है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट है, डेटा सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है। इस आपने भी ये देखा होगा कि पहले, अगर कोविड के पहले अगर हमको पैसे किसी को देने होते तो हम फिजिकली जाके देते या बैंक के थ्रू भिजवाते या पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम भिजवाते। अब ऐसा नहीं रहा, हम हमारे फोन पे ही हमको ऐप डाउनलोड करके हम पे टाइम है, गूगल पे है, ऐसे सारे एप्स कब आए हैं? कोविड के समय आए, जब आके हमको कोई चीज आके पैसे किसी को पहुंचाना था, राइट? तो वैसे आजकल वैसे दूसरी चीजें भी बहुत सारी आ गई है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, डंजो है, सब इसके बारे में जानते हैं कि क्या हो रहा है। एक चीज को दूसरी जगह को बहुत आसानी से वो हमारी चीजों को यहाँ से वहां भेज सकते हैं, हमको खुद को जाना नहीं पड़ता है। या जो दूसरे मीडियम हम यूज कर रहे थे इतने सालों से, उसको हम यूज नहीं करके हम आके डे बाय डे और बेटर कर रहे हैं हमारी लाइफ को। समझ में आया ये चीज? क्रिप्टो करेंसी भी ऐसा ही कुछ है कि जो आके डिजिटल मनी है, तो उसको हम कैसे अभी, तो आई मीन इट हैज जस्ट कम, इट विल टेक मोर ईयर और टू टू गेट इनटू मोर। तो आपको उस वाले करियर में अगर इंटरेस्ट है तो आप वैसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड साइंस। हेल्थ एंड साइंस में आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे कैसे मेरे को कंप्यूटर्स काम आएंगे या रोबोट्स कैसे हैं? ऑलरेडी हो रहा है, बहुत सारे एप्स निकल गए हैं कि जहाँ पे सिर्फ हमको दवाई का नाम लिख के एड्रेस डाल के भेजना है, तो जो भी दवाई मुझे चाहिए, मुझे घर बैठे मेरी दवाई मिल जाती है। कोई टेस्ट करवाना है मुझे, तो मैं ऐप में बुक करता हूँ तो वो पर्सन मेरे घर आके मेरा। वैसे ही क्या हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे सर्जरीज
और ऑपरेशंस हो रहे हैं जो आके एक रोबोट परफॉर्म करता है। आप, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने जन अवेयर है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर नी रिप्लेसमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स, जहाँ पे रोबोट को फुल प्रोग्रामिंग किया जाता है और डॉक्टर वहां होता है, बट पूरा सर्जरी क्या होता है, एक रोबोट परफॉर्म करता है। तो जितने भी सर्जरीज भी वो रोबोट परफॉर्म करेगा, वो सेम टू सेम वैसा ही करेगा। अगर आज मैं मैनुअली कोई काम करूंगी तो किसी का 19-20 हो सकता है, कि किसी को 10 स्टिचेस आए हैं या तो किसी को 9 में मैं, बट जब रोबोट अगर कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहा है तो इट विल बी लाइक सेम टू सेम फॉर ऑल द पेशेंट। सो ये सारी चीजें हैं। और फिर ये भी बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको यूज करके भी हम आके कैसे आके ऑर्गन्स के बारे में वो और जानकारी ले सकते हैं, और वो वर्किंग कैसे करते हैं और उनका इलाज कैसे और हो सकता है। तो उस तरह के सारे चीज हमारे हेल्थ के मेडिकल्स में भी पूरे एवरीडे आ रहे जा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, अगर आप अवेयर है तो सेल्फ ड्रिवन कार्स, जिस कार्स में आके ड्राइवर नहीं होंगे, सिर्फ हम आके बैठ जाएंगे और हम बोलेंगे कि हमको यहाँ जाना है गूगल मैप्स के थ्रू, और पूरा ऑटोमाइजेशन की तरह कि कहाँ पे कितना सिग्नल है, कितना किलो, ऐसे पूरा एक ऑटोमाइजेशन, एक फुल प्रोग्रामिंग जैसे करके कार अपने आप जा सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है कि हम टेक्नोलॉजी को डे बाय डे हर चीज में हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर चीज को टेक्नोलॉजी में ऐड किया जा रहा है। वैसे ही डिजाइनिंग, डिटेलिंग और कंस्ट्रक्शन यानी कि आर्किटेक्चर है या डिजाइनिंग है, आपको ऑलरेडी बहुत लोग बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा कि आजकल 3D प्रिंटिंग आके ड्राइंग में आ गया। पहले आके कोई मैनुअली ड्रॉ करके हमको दिखाता था, अब हम कंप्यूटर्स के यूज के, कैड के यूज से हम जो कोई चीज असल में कैसे दिखेगी, 3D व्यू में कैसे दिखेगी या वो रियलिटी में कैसे दिखेगी, हम उसको आके वैसे प्रिंट करके हम आके हमारे कस्टमर्स को या हम खुद भी उसको देख के उसके ऊपर हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे हमारा काम और बेटर हो सकता है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये है हमारे प्रेडिक्टिंग फ्यूचर करियर्स। फ्यूचर करियर्स मतलब जो भी करियर्स आगे हम आने ऑलरेडी आ चुके हैं, और नेक्स्ट और 2-3 सालों में ये सारे करियर्स और बेटर होने वाले हैं, या और ज्यादा से ज्यादा लोग इन करियर्स में जाने वाले हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी। और एवरी डे टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, राइट? तो हमको भी बहुत जरूरत है कि कैसे हर रोज इस चीजों का अवेयर रहे कि रोज क्या एडवांसमेंट हो रहा है, क्या नई डिस्कवरी हो रही है, हम कहाँ से कहाँ एवरी डे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे किसको लेके, हमारे आगे फ्यूचर को लेके क्या क्या करियर्स है। अब जब हम रियलिटी, आज हम जिस चीज के लिए मिले हैं, हमको ये चूज करना है कि हम हमारा करियर कैसे चूज करें। पहले हमने देखा कि जो चीजें या जो कमी है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में, या जो जो प्रॉब्लम्स है, उससे लेके हम कैसे करियर चूज करते हैं। या दूसरा देखा था हमने कि हाउ आर वी चूजिंग आवर करियर्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या क्या करियर्स होने वाले हैं, एडवांसमेंट कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे उसको रिप्लेस कर रही है। अब जब हम बात कर रहे हैं ये वाले 7 फैक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा कि मैं जब एक करियर चूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर है स्किल। स्किल का मतलब है मैं किस में एक्सपर्टाइज हूँ, मैं किस में कौशल हूँ, मेरे पास क्या क्या एबिलिटीज है जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। स्किल्स का मतलब है, समझ में आया, जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है उस चीजों को रख के मैं कैसे अपना करियर चूज कर सकता हूँ। वो स्किल्स कुछ भी हो सकती है। मैं लीडरशिप स्किल्स हूँ, मैं लीडरशिप बनने में लीडर का रोल बहुत अच्छा प्ले करता हूँ, या मैं लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छा हूँ, इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकता है, या जॉब का स्किल हो सकता है कि मैं कहीं पे भी जॉब करने जाऊँ तो मुझे पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, मुझे कैसे है मेरा अपना काम कैसे करना। तो ऐसे प्रकार से जो जो मेरे पास एबिलिटीज है, मेरे पास क्या क्या टैलेंट्स है, उसके थ्रू मैं कैसे अपने करियर को चूज करूं।
नेक्स्ट है एप्टीट्यूड की बात। एप्टीट्यूड की मतलब है योग्यता। मेरे में क्या योग्यता है, मेरे पास क्या क्या मेरिट्स है, मेरे पास क्या क्या टैलेंट है। एक नेचुरल एबिलिटी हम सबके पास होती है, सबके पास कुछ ना कुछ होगा। कोई ऐसे सोचेगा कि मैम मेरे पास कुछ नहीं है, या बहुत जन को ऐसे होता है कि नहीं मैम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे सबके पास कुछ ना कुछ नेचुरल एबिलिटी होती है, जिसको अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं है, या जिस पे हमने अभी तक और गहराई से रिसर्च नहीं किया या ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ नेचुरल एबिलिटीज ऐसे एग्जाम्पल की ओर से कि कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, कोई आके सेल्फ मैनेजमेंट में अच्छा होगा, या किसी किसी को फिटनेस बहुत पसंद है तो वो बहुत फिट रहने की कोशिश। तो ये सारे क्या है, हमारे स्किल्स और एप्टीट्यूड्स हैं, जिसमें मुझे ये ढूंढना है कि मेरे पास क्या है, और मैं इन चीजों को जब मैं करियर चूज करूंगा तो मैं अपने लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट ये चीज की हम जो बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, वो है मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है मैं किस चीज में, जो जब मैं कोई चीज करता हूँ तो मैं उस चीज में एकदम गुम हो जाता हूँ, खो जाता हूँ। वो चीज होती है मेरी इंटरेस्ट। कोई भी काम हो सकता है वो, जब मैं लिखता हूँ, या जब मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, या किसी का होगा जब मैं कोई पूजा करता हूँ, या मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। बहुत बार ऐसे होता है जब हम कोई चीज करते हैं, हमको ये भी नहीं पता चलता कि यार टाइम कितना चला गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम बहुत बार ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे तो कितना जल्दी टाइम चला गया ये चीज करते करते, आई डिडंट रियलाइज ओनली। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम हमारा काम बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, या जिस चीज में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उस चीज को सीखने में, उस चीज को करने में। वो चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कभी किसी का होगा कि मैं जब स्पोर्ट्स खेलता हूँ, या किसी का होगा जब मैं घूमने जाता हूँ तो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत पसंद आता है कि कैसे क्या चीज है, नेचर कैसे है, एनिमल्स कैसे हैं। रीडिंग करने के समय किसी को लिखने में बहुत, जब लिखता हूँ तो इतना गहराई में चला जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। कभी कोई नई लैंग्वेजिंग सीखने में किसी को मजा आता है कि मेरे को हर रोज एक नई लैंग्वेज सीखने को मिले। तो या कोई वॉलंटियरिंग भी हो सकता है कि जैसे आके किसी के यहाँ हमको बुलाया जाता है कोई हॉस्पिटल में काम करने, या स्कूल में ही कहीं बोल दे कि बेटा तो इस चीज के लिए वॉलंटियर करेगा क्या, लाइब्रेरी का थोड़ा ध्यान रखेगा, या जब मैम क्लास में नहीं है तो आप बच्चों आप तू लीडर बनेगा क्या थोड़ी। तो जब मैं कोई काम ऐसे छोटे छोटे काम जब कोई मुझे देता है, या मैं मेरे खुद के मन से जब करता हूँ, तो मुझे मेरा कहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है, या वो चीज को मैं इतने पैशनेटली कर रहा हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी मिलती है, तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट है फैक्टर है हमारा वैल्यूज एंड मोटिवेशन। आप लोग यहाँ सोचोगे कि हमारे वैल्यूज कैसे हमारे करियर में हमको आके ये करते हैं कि हम क्यों हमारे वैल्यूज को ध्यान में रखें। वैल्यूज को इसलिए हमको हमारे ध्यान में रखना है कि वैल्यूज ही हमको बनाता है। वैल्यूज ही हमारे ह्यूमन बीइंग को पोर्ट्रे करता है कि मैं क्या हूँ, मैं किस चीज से ज्यादा मेरे में वो चीज है, या मैं उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हूँ उस वैल्यू से, या वो चीजों से जिससे करने से मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा, जो चीज करने से मेरे को आके कभी आके ऐसे नहीं लगेगा कि मैं अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो इस वैल्यूज में बहुत सारी चीजें होती है। कोई होता है कि मैं बहुत मैं हॉनेस्टी से कोई भी काम करूंगा। किसी का हो सकता है कि मैं आके एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, कि मैं जो भी काम करूँ, या कुछ मुझे पैसा मिले या नहीं मिले, पर मेरा ये वैल्यू है कि मैं लाइफ में रेस्पेक्ट पाना चाहता हूँ। किसी का होगा कि मैं सेफ्टी हो सके, कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जहाँ पे मेरी सेफ्टी का या मेरी सिक्योरिटी ना हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वैल्यूज होती है एक एक की, अपनी अपनी वैल्यूज होगी। अब जैसे मैम ने हमको बोला हमको नहीं पता किसको क्या वैल्यूज है, तो जब हम वो टेस्ट लिखेंगे और जब हम मैम जो अभी हमको बताएंगे कि हमको वो टेस्ट कैसे लिखना है, तो ये जो सारी फैक्टर्स है इस पे आप लोगों को टेस्ट लिखना है कि पता चले कि इस पर्सन का क्या स्किल है, इस पर्सन का क्या एप्टीट्यूड है, इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट है। तो वैसे ही वैल्यूज भी होती है। और मोटिवेशन ये होता है कि मुझे क्या चीज मोटिवेट रहती है,
क्योंकि अभी तो आपके पास टीचर्स है मोटिवेट करने के लिए, आपके पास पेरेंट्स हैं, पर जब एक बार आप जब 12th खत्म कर लोगे उसके बाद आपको जनरली लाइफ में जल्दी से कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। तो हमको हमारे करियर को ऐसे चूज करना पड़ेगा जहां पे मैं खुद को मोटिवेट रख पाऊं, सेल्फ मोटिवेट हमेशा कर पाऊं, या आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको देख के मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो ये कब होगा? जब मैं मेरा करियर ऐसा चूज करूंगा जो मुझे काम करने में, जहाँ पे मेरा पसंद, मेरी पसंद से मैं कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, या मेरे पास जो जो स्किल्स जो एबिलिटीज और मेरे पास है उसको रख के जब मैं करूंगा तब मैं लाइफ में मोटिवेटेड रहूंगा और मेरा ये रहेगा कि मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं, नया पोस्ट लेता जाऊं, या नई चीजें और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। तो कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, बट हमको बहुत जरूरत है कि हम अपने आप को उस ऐसा करियर ढूंढे जो हम हमारे अपने आप को मोटिवेट कर रखते रहें और कर पाए। नेक्स्ट है हमारी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्या मतलब है? पर्सनालिटी का मतलब है कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं कैसा हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं कैसा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं क्या क्या आके मतलब मैं कैसा हूँ इन द सेंस कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। जब कोई मुझे देखता है तो मुझे कोई देख के बोलता है कि यार ये तो बहुत चुप रहने वाला पर्सन है, नहीं यार ये तो बहुत आउटगोइंग है, ये तो आके सबके लिए बहुत हेल्पफुल पर्सन। तो ये सब कैसे होते हैं? बहुत सारी चीजें हमको लोग देख के भी हमारे बारे में बोलती है कि ये पर्सन ऐसा है, बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो को हमको देखना पड़ेगा हमारे अंदर कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मेरे में क्या क्या है। क्या मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, या कोई सिचुएशन में मैं शांत रहता हूँ, या मैं किसी लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं इंटरैक्ट कर पाता हूँ, या मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। तो मेरी क्या पर्सनालिटी है? तो ऐसे करके हमको हमारे अंदर हमको झांक के देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तो जब हम पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ठीक है, मेरे में ये चीजें है, मैं ये चीज पसंद करता हूँ, या मेरे में ये योग्यता है, तो इसके हिसाब से मैं कैसा अपने करियर को चूज करूँ। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? कोई, सब लोग मेरे साथ है? सब लोग एक बार या तो थम्स अप या यस लिख सकते हैं कि सब लोग मेरे साथ हैं, कि कोई सो रहा है सिर्फ ऑन करके या सुन रहा है क्या? सुमित, खुशी, ऋषभ, यस, श्रेया, नंदिनी, संजना, ओके, ओमन, थैंक यू सो मच साथ में रहने के लिए। ये सारी चीजें आपके लिए ही है और आपके बहुत काम आएगी। वंशिका, अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर being with me and making this session more interactive. Thank you so much. तो नेक्स्ट पार्ट हम क्या देख रहे हैं? सौम्या, कुछ डाउट है, कुछ काम है? क्या हुआ, हैंड रेस क्यों किया? सौम्या कुछ बोलना चाहती है क्या? सौम्या आप अनम्यूट करके बोलिए या चैट में डालिए, आपको क्या हुआ? सौम्या, Soumya, you want to say something, beta? नो You मैम, can कोई unmute yourself, बच्चे. मैम कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट फैक्टर की हम जो बात कर रहे हैं, योर कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क। आप पूछोगे कि मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरी नेटवर्क मुझे करियर चूज करने में कैसे हेल्प करेंगी, या क्यों इस चीज की जरूरत है? ये इसके लिए जरूरत है कि जितना ज्यादा मेरा कॉन्टैक्ट होगा, जितने ज्यादा मैं लोगों के साथ मिंगल रहूंगा, या जितने लोगों को मैं पहचानूंगा, उतना बेटर मुझे आके उस मेरे करियर को चूज करने में। क्योंकि जब मेरे को अगर किसी करियर के बारे में पता करना है या कोई करियर के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप बहुत बार करते हो, गूगल करते हो या यूट्यूब यूज कर रहे हो, या आज आपने ये किया। बट जब कोई उस फील्ड में वो पर्सन काम कर रहा है, या अभी उस फील्ड में है, या वो चीज की उस पढ़ाई कर रहा है, अगर आप उस पर्सन को जाके पूछोगे कि मैं भी ये करियर करना चाहता हूँ, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इसमें जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, या अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या और कोई स्किल्स आने चाहिए, कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो मुझे और सीखना चाहिए, कोई और चीज है क्या मुझे इस फील्ड में जानने के लिए या कोई स्पेशलाइजेशन करने के लिए?
और ये तो अभी के लिए, और हमको हमारे कॉन्टेक्ट्स और किस लिए काम आएंगे कि जब मैं आगे पढ़ रहा हूँ, मैं जब जॉब में जा रहा हूँ, तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा या जितने मैं लोगों को पहचानूंगा या किसी से, तो मुझे आके कोई मदद कर सकता है मेरे को कोई जॉब दिलवाने में, कोई काम करने में, या कोई मेरे साथ आके बिजनेस भी कर सकता है कि आपका आइडिया और जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या जो आप कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड का फ्रेंड है जिसका भी सेम इंटरेस्ट है, तो आप होके उनके साथ मिलके वही चीज साथ में मिलके कर सकते हैं, या पार्टनरशिप में कर सकते हैं, या कोई जॉब में आप कोई किसी की कोई कंपनी है, आपने इतनी पढ़ाई की है, तो आपको वो जॉब दिलवा। तो हमको हमारे कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क्स को यूज करना है ताकि हम हमारे आके क्या कर सके, जो भी हमारे डाउट्स है, जो भी हमारा नॉलेज है, या कोई चीज की मुझे जानकारी लेनी है, या मुझे कहीं पे कोई प्रकार की हेल्प मिल सकती है, तो उस जगह पे क्या काम आएंगे, जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई और फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, या जो भी मेरा फोन में जो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है जिनको हम शायद नंबर स्टोर कर लेती हूँ, एक बार मिली हूँ या उनके बारे में, पर क्या पता आगे जाके वो लोग हमारे कहीं पे हमारी कोई चीज में हमको मदद कर दे, या हमको कोई नॉलेज शेयर करे जो मेरे करियर के लिए यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन एक्सेस। तो ये क्यों जरूरत है अगर आप पूछोगे, तो ये हमको इसीलिए जरूरत होती है कि मैं ये तो पता कर लिया, अगर सपोज अभी मैं कॉलेज खत्म करके स्कूल कॉलेज जाऊंगा, स्कूल खत्म करके कॉलेज जाऊंगा, तो मैं ये तभी भी मैं ये देखता हूँ कि मैं कौन से सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, मैं कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूँ, उस कॉलेज में कैसे लोग हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मेरे घर से पास में है, मेरे घर से दूर है, मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा क्या, मुझे कैसे जाना पड़ेगा, या कोई जगह में क्लाइमेटिक कंडीशंस भी, किसी किसी को लोगों को बहुत गर्मी नहीं सेट होती है, किसी को ठंडी सेट नहीं होती है, किसी को कुछ और रीजन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारा, मैं कहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसके लिए ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं अगर मैं किसी के बिना सोचे समझे मैं कोई भी जगह चला गया काम करने के लिए, और वो क्या हो, अगर वहां जाके मुझे वहां के लोग समझ में नहीं आए, वहां का एनवायरनमेंट समझ में नहीं आया, या वहां जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां से मेरी बहुत सारी चीज एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर मेरे को क्या होगा, ऐसे लगेगा कि नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये जगह, ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे हमको क्या करना है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ कौन से सिटी में जाना चाहता हूँ, मैं कौन से एनवायरनमेंट में मैं आके अकेले काम करना चाहता हूँ, या मैं लोगों के साथ भी काम कर सकता हूँ, टीम। तो ऐसे सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, सो दैट मैं जो भी करियर चूज करूँ उसको मैं चूज करने के समय अच्छे से चूज करूँ, ताकि मुझे आगे जाके ज्यादा दिक्कत नहीं आए उस चीजों में, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी चीजों को सोच समझ के अपने करियर को, अपनी डिग्री को मैंने चूज किया है। यहाँ तक हम सब क्लियर हैं कि क्या क्या 7 फैक्टर्स है जब हमने कैरियर चूज करने के लिए। फर्स्ट है स्किल्स, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड मोटिवेशंस, पर्सनालिटी, your net contacts and networks, and your location and access to information। समझ में आया? तो ये था हमारा क्या क्या फैक्टर्स थे जिससे हमको हमारे करियर को चूज करना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स आपके कहाँ पे हमको समझ में आएंगे, जब असेसमेंट लिखने के लिए बोला जाएगा, तब आपको ये असेसमेंट लिखोगे तो हमको समझ में आएगा कि किसके पास क्या स्किल है, आपको भी समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको शायद पता होगी कि मेरे पास है नहीं है, आपको डाउट होगा, पर बहुत सारी चीजें तब क्लियर हो जाएंगी कि मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ये झलकाती है, या मैं ऐसा पर्सन हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें हमको हमारे टेस्ट लिखने के बाद हमको समझ में आएगी। अब हम क्या चीज की बात कर रहे हैं कि ठीक है मैम, मैंने ये सारे फैक्टर्स को रख के मैं मेरा करियर तो चूज कर रहा हूँ, पर मैंने एक ही करियर चूज किया है मेरे लिए कि बस मेरी तो ये, मैंने तो ये एकेडमिक्स में अच्छा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ये बोल रही है, मेरे पास ये स्किल्स है, ये एप्टीट्यूड है मेरा, और मैं इस सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, मेरे वैल्यू सिस्टम है साथ, ठीक है मैम मैंने एक करियर चूज कर लूँ।
ओके करियर चूज कर लिया है, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा जो करियर मैंने चूज किया है, अगर मैं वहां पे नहीं कर पाता हूँ या मैं कोई एंट्रेंस के लिए एग्जाम लिख रहा हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहा हूँ, तो मैं अगर मेरा वहां सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मेरे पास एक प्लान बी भी तो होना चाहिए। प्लान और एक प्लान भी तो मेरे को अपने आप के लिए बनाना चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरत है कि हम कभी भी कोई काम करें तो थोड़ा सा प्लान करके करें, ताकि ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन और वो ऑप्शन भी मेरे हिसाब से ही हो। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एक ऑप्शन आपके हिसाब से और एक ऑप्शन आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, या उस समय में कुछ समझ में नहीं आया इसके लिए। इसीलिए अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे पूरा करियर का, या मुझे क्या नेक्स्ट करना है क्या नेक्स्ट करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से करके आएंगे, तो हमको कोई भी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। तो हम पहला प्लान एक इस बेस पे करेंगे कि मेरे क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आके पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसमें मैं स्कोर भी अच्छा कर रहा हूँ, प्लस मुझे वो सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी हो रही है और पढ़ने में मुझे बहुत आसानी हो रही है। तो प्लान ए हमारा किस बेस पे होगा कि जो करियर मैं चूज करूंगा वो आके मेरे सब्जेक्ट चॉइसेस के ऊपर मेरे क्या फेवरेट सब्जेक्ट है उसको रख के मैं चूज करूंगा। नेक्स्ट क्या है, मैं मेरे हॉबीज में और एकेडमिक इंटरेस्ट दोनों को मिला के भी कर सकता हूँ। मतलब कि मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट है या क्या क्या सब्जेक्ट्स में मैं स्कोर वेल करता हूँ, समझ पाता हूँ, प्लस हॉबीज। हॉबीज में ये हो सकती है कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आके मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, राइट। अगर मेरा एकेडमिक सब्जेक्ट में मैथ्स बहुत अच्छा है तो मेरा वहां पे इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हूँ, या कि मैं कभी भी कोई सम देखता हूँ तो मैं हिसाब किताब बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, या मेरे में आके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो ये क्या होगी कि आके मैं इसको रख के, मेरे अदर इंटरेस्ट को रख के, मेरे हॉबीज को रख के मैं कैसे आके, या किसी की हॉबी हो सकती है कि मैं ड्राइंग बहुत अच्छा करता हूँ, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैं उसको मेरे कौन से सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट है उसके साथ सेट करके फिर मैं कैसे मेरे करियर को चूज कर सकता हूँ। समझ में आया? तो हॉबीज क्या होगी, जो चीज आके मुझे जो इंटरेस्ट होती है या जिस चीज में मेरे को मैं बहुत काफी अच्छा हूँ उस चीज को चूज करके, प्लस कोई मेरा एकेडमिक सब्जेक्ट, मेरा एकेडमिक इंटरेस्ट, उन दोनों को मिला के मैं कोई करियर चूज कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। तो वैसे हम आके एक करियर को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लान बीसी बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम। अब मैंने मेरा करियर आके मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से चूज कर लिया, या मैंने अपना करियर प्लान आके मेरे हॉबीज के हिसाब से, मेरे एकेडमिक्स के इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने चूज कर लिया, पर मैंने ये चीज पे ध्यान ही नहीं दी कि मुझे अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि आज आज के इस न्यू इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि विदाउट एंट्रेंस हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले पाए। पहले तो डॉक्टर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए हमको नीट है, या इंजीनियरिंग के लिए जी मेंस है, या स्टेट वैसे कोई एग्जाम्स हमको देने पड़ते थे, क्लैट है। पर अब आके रूल्स चेंज हो रहे हैं, हर कोई कॉलेज में हमको एक या तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी उस कॉलेज का लिखना पड़ता है, तभी मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो जब मैं मेरे करियर के बारे में सोचता हूँ या मैं प्लान बना रहा हूँ कि मुझे इस करियर में जाना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे को उस करियर में जाने के लिए, या वो कोर्स अगर मैं कॉलेज में चूज कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कोई एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है क्या, कोई प्रिपरेशन मुझे करना पड़ेगा क्या। तो उसके हिसाब से मैं अपने प्लान को सी में ये भी रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लान में मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स लिखूंगा, और एक जगह मेरे फेवरेट सब्जेक्ट प्लस मेरी क्या क्या हॉबीज है उसको भी ध्यान में रखूंगा, प्लस जो मैं करियर चूज कर रहा हूँ इन दोनों के लेके इससे रिलेटेड मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखनी पड़ेगी क्या, जिसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। बिकॉज तैयारी के बिना, विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी एंट्रेंस या भले वो इंटरव्यू भी है, अगर आप जितना वेल प्रिपेयर्ड होके जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, आप उतना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा।
नहीं तो आके आपको अगर लास्ट मोमेंट में पता चलेगा कि इस कॉलेज में आज इंटरव्यू के लिए ही मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा सिर्फ मार्क्स से मुझे एडमिशन मिल जाएगा या मेरिट बेस पे मिल जाएगा, पर मैंने इन चीजों पे ध्यान, तो तब क्या होगा, आप हड़बड़ा जाओगे, आप कॉन्फिडेंट भी होगे, फिर भी आपको लगेगा, एक बार के लिए शेक हो जाओगे कि नहीं मैं तो तैयारी करके नहीं आया, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो हमको क्या करना है, इन सारी बातों के ऊपर हमको ध्यान देना है। समझ में आया? तो इससे हमको हमारी प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट है कि अब तो हमने एकेडमिक्स में क्या सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, क्या चीज मुझे इंटरेस्ट करती है, हॉबीज क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। ये जो आप अभी दूसरी चीजें जो स्लाइड पे देख रहे हो, ये सारी चीजें आके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में आगे से आगे ग्रो करना चाहते हैं या आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ये सारे चीजें, ये क्या है, तो बहुत सारे स्किल्स है। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट आके हर किसी को समझना चाहिए और हर किसी को आना चाहिए कि मैं एक अपने डे को कैसे प्लान करूं, ताकि मैं हर चीज को इनफ टाइम दे पाऊं, मैं पढ़ाई में भी टाइम दे पाऊं, स्पोर्ट्स में भी टाइम दे पाऊं, मैं फैमिली को भी टाइम दे पाऊं, प्लस मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं उसके लिए भी इनफ टाइम दे पाऊं क्या। तो ऐसे हमको क्या करना है, हमको हबी से मेरे, या तो मैं वीकली का टाइम टेबल बनाऊं, मंडे टू फ्राइडे में क्या करूंगा, सैटरडे संडे में अपने हिसाब से करूं, या फिर हर रोज रात को सोने से पहले मेरा कल पूरा दिन कैसे कहाँ कहाँ मैं स्पेंड करने वाला हूँ, ऐसे हमको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तब तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की काफी जरूरत है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजों को हम पे टेस्ट किया जाएगा। किसी में आके सब्जेक्ट्स होंगे, किसी में हमारी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव स्किल, ऐसे सारी चीजें हमको टेस्ट में हमारे पर, हमको उसके बारे में टेस्ट लिखना पड़ेगा, हमारी चेक, हमको उसमें उस एबिलिटी में हमको चेक किया जाता है। तो उसमें कैसे प्रिपेयर, जब मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा तो मुझे पता चला ठीक है आज मैंने इतना पढ़ लिया, अब मेरा इतना बाकी है, ये चीज डिफिकल्ट है, इसमें मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये चीज आधी हो गई है, इसको मैं बाद में रिविजन करने के लिए टाइम रखता हूँ। तो ऐसे जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, प्लस हमारा जो स्कूल की पढ़ाई है, जो बोर्ड एग्जाम में हमको तैयारी करनी है, उसके लिए भी हमको इनफ टाइम मिल पाएगा। फिर है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इसलिए नेसेसरी है, जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कोई एग्जाम में है, या मुझे कोई आके कॉलेज का इंटरव्यू में जाना है, या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो जहाँ हर जगह मेरी जनरल नॉलेज को डिस्कस किया जाएगा, हर जगह मेरी जनरल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ें, या क्या तो कोई और मीडियम के थ्रू आप अवेयर हो कि आपके कंट्री में और वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी निकली है, कहाँ इनोवेशन हुआ है, क्या रिसर्च हुआ है। तो जनरल नॉलेज की हमको अप टू डेट रहने की बहुत जरूरत है। फिर है ग्रुप डिस्कशन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बहुत जनों को ऐसा लगता है कि मैं जब अकेले काम करता हूँ तब मुझे मजा आता है, मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत परफेक्टली काम करता हूँ, पर बहुत बार ये चीजें, बहुत बार ऐसे जॉब्स होते हैं, बहुत सारी चीजें में ऐसा होता है जहां हमको टीम में काम करना पड़ता है, मुझे ग्रुप में रह के काम करना पड़ता है, मुझे लोगों के साथ मिलजुल के काम करना पड़ता है। तो ये चीज पे भी मुझे काम करनी चाहिए कि मुझे किसी को कुछ पूछने में हिचकिचाहट ना हो। जब मैं कोई ग्रुप में, टीम में काम करूं, तब मैं आके अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करूं। मैं या तो लीडर भी बन सकता हूँ उस ग्रुप में काम कर, अगर मैं लीडरशिप क्वालिटीज रखता हूँ, अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं भी रखता हूँ, फिर भी मैं उस ग्रुप में आराम से सुनने की क्षमता है क्या, मुझे कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है या कोई कुछ मुझे समझा रहा है, तो मेरे पास लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए अगर मैं ग्रुप में काम कर रहा हूँ। सबके साथ मिलजुल के कैसे काम कर सकता हूँ, तो वैसे वाली मेरे को स्किल्स होने चाहिए मेरे पास ही, सबसे मैं कंपेटेबल भी हूँ, सबसे मैं आके इजी गोइंग भी रहूं, सबसे बात भी कर पाऊं, नहीं भी कर पाऊं तो चुप रह के सुन सकता हूँ क्या, मैं आके जो बोला जा रहा है, ग्रुप में डिस्कस किया जा रहा है, उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ क्या। समझ में आया? तो ये थे इम्पोर्टेंसेस। नेक्स्ट क्या है, इंटरव्यू एंड बिल्डिंग इम्प्रेसिव रेज्यूमेस। इंटरव्यूज के लिए भी हमको हमारे अपने आप को तैयार करके जाना है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा। अगर मुझे आंसर नहीं आता है तो कहाँ मैं हॉनेस्ट बन सकता हूँ क्या, या मैं उसकी तैयारी कर सकता हूँ क्या।
या मैं कैसे किसी क्वेश्चन को अपने हिसाब से टैक्टफुली या कैसे अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को झलकता हुआ या दिखाता हुआ मैं इंटरव्यू, मुझे कैसे रेडी होके जाना है, मुझे कैसे बात करना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, मुझे कैसे स्माइल, तो ये सारे इंटरव्यूज के लिए जो जो स्किल्स है हमको उसके ऊपर भी हमको अपने आप के ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर हमको काम करना है। प्लस इम्प्रेसिव रेज्यूमे, इसका ये मतलब है कि जो मैं अपने आप के लिए प्रोफाइल बनाऊंगा, जो मेरे लिए मैं रेज्यूमे बनाऊंगा, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा कि जहाँ पे सिर्फ मैंने अपना नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, फोन लिख लिया, मैंने क्या पढ़ाई की है, मुझे क्या, उतने में आजकल बस नहीं होता है। हम जब अभी रेज्यूमे बनाते हैं, और आजकल तो ये भी होता है कि बहुत सारे जो क्रिएटिव फील्ड्स है या जो बड़े बड़े जहाँ पे डिजाइनिंग कॉलेजेस है या कोई ऐसी कॉलेज जहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो उस पोर्टफोलियो में हमको पूरी तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि मेरी क्या पर्सनालिटी है, मैं एक लीडरशिप क्वालिटी रखता हूँ नहीं रखता हूँ, या मैंने क्या कुछ काम किया है 11th एंड 12th में, मैंने कोई वॉलंटियर वर्क किया है क्या, कोई कम्युनिटी सर्विस की है क्या, या मैंने मेरे स्कूल में मैंने आसपास में कुछ काम किया है क्या, या मैंने कोई नई चीज सीखी है क्या। तो ऐसे सारी चीजें जो जहां लगता है, ये चीजें यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने क्या क्या सीखा है, प्लस इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट रखा जाता है कि तुमने जब वो सीखी थी या जब तुमने वो चीज की थी, उससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेटर हुई क्या, उससे तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया क्या, तो आपने उसमें क्या सीखा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आज मैं स्कूल का लीडर हूँ या मैं क्लास में लीडर हूँ, तो जब मैं क्लास में लीडरशिप रोल प्ले करता हूँ, तो मेरे को ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं आके बेसिकली आके बहुत कम बात करता हूँ या मैं ऐसा हूँ, पर जब क्लास लीडर बनता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सबसे बात ही करनी पड़ेगी, सबके प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, मैं इंटरपर्सनल स्किल्स में काम मेरा इम्प्रूव हो रहा है, प्लस मेरा गुस्से का लेवल कम है, बहुत पेशेंटली लोगों की बात सुन पा रहा हूँ, तो ये सब चीजें क्या हो रही है, मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 11th एंड 12th में क्या क्या रोल प्ले का या क्या नई चीजें सीख रहा हूँ जिससे मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हो रही है, मैं बेटर बन रहा हूँ एज ए पर्सन, प्लस क्या क्या स्किल्स और एबिलिटीज और टैलेंट्स में नई सीख रहा हूँ। तो वो सारी मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ उसे मुझे अपने रेज्यूमे में ठीक तरीके से मिनिमम वर्ड्स में मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ये वाला मुझे आना चाहिए। नेक्स्ट है टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स। टॉकिंग टू प्रोफेशनल कि अगर मैंने कोई करियर चूज किया है, तो हमारे यहाँ पे वो वेबिनार रखा जाता है, या कोई प्रोफेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई करियर में मुझे जाना है और कोई पर्सन मुझे ऐसा मिल जाए जो उस करियर में काम कर रहा है या उस पोस्ट, कोई बड़े पोस्ट में है उस कंपनी में, तो जो मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ, मैं क्या कैसे क्वेश्चन उसको जाके पूछ सकता, मेरे पास बात करने का तरीका, एक रेस्पेक्ट होना चाहिए जब मैं आगे वाले से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे जो जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से ले सकता। तो मुझे एक तरीका या एक मेरे पर्सनालिटी का वो होना चाहिए कि मैं किससे कैसे बात करूं। तो जब मैं एक प्रोफेशनल से बात करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा आके सॉफ्टनेस आना चाहिए, थोड़ी सी आके हम्बलनेस होनी चाहिए। मैं अपने एटीट्यूड में नहीं बात कर सकता कि सुनो मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये करना है, आप मुझे बोल दोगे क्या, ऐसे बोलने से हमको कौन बताएगा, ऐसे काम नहीं चलता। तो हमको आके आगे वाले से कैसे बात, और जबकि जब वो कोई प्रोफेशन, हमको जब उनकी डिटेल चाहिए कि जब मुझे पता करना है कि उस प्रोफेशन में उस फील्ड में कैसे काम करा जाता है, तो मैं कैसे उनसे बात करूं, कैसे उनके सामने प्रेजेंट करूं। फिर टेक वर्चुअल टूर्स ऑफ करियर। अब आके ऐसा नहीं रहा है कि मुझे जब कोई कॉलेज में जाना है तो मुझे आके यहाँ से ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के उस जगह जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कॉलेज कैसे काम कर रहा है, या कौन कॉलेज कैसा है, बड़ा है छोटा है, क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि अब मैं ये सारी चीज आके घर पे बैठ के यूट्यूब से भी देख सकता हूँ, क्योंकि सारे करियर्स कॉलेजेस अपने जो कैंपस का जो टूर होता है वो बहुत सारा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आप अगर कॉलेज के पास रहते हो तो आप वॉक करके जाके देख सकते हो कि कॉलेज कैसा है, वहाँ के लोगों से बात कर सकते हो कि कैसा है, मुझे यहाँ पढ़ना है, तो आप सारी जानकारी ऐसे ले सकते हो। या वो कॉलेज जहाँ आप रहते हो वहां से बहुत दूर है तो आप वर्चुअली भी वो कर सकते हो,
प्लस कॉलेज वेबसाइट में बहुत सारे होते हैं रिव्यूज लिखे हुए थे, दूसरे बच्चे जो वहां से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, या एल्यूमिनाई होते हैं जो उस कॉलेज से पढ़ के अभी कहीं अच्छी जगह काम करे, तो उनके सारे रिव्यूज हमको आके कॉलेज वेबसाइट में मिलते हैं। तो हमको उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उनके बारे में स्टडी करना चाहिए, ताकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है उस कॉलेज को लेके, उस कोर्स को लेके, कहाँ वहां वो फुलफिल होंगे या नहीं होंगे, मेरे लिए वो कॉलेज बेहतर है या नहीं है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन, क्या सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ाए जाएंगे, कितना एक्सपीरियंस होगा मेरे को, बाहर थियोरी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हमको आपको वेबसाइट के थ्रू या वर्चुअल थ्रू, जो यूट्यूब के थ्रू या कोई और सोशल मीडिया है लिंक्डइन, वैसे उसके थ्रू भी आपको कॉलेज के बारे में और करियर्स के बारे में आपको जानकारी। फिर रीड मोर, बुक्स पढ़ने की आदत हमेशा आपको होनी चाहिए एज अ पर्सन भी, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे रीड मोर का मतलब है आप जो भी करियर में जाना चाहते हैं, आप जो भी कॉलेज, तो उसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आपको उनका रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर चीज के बारे में दिया गया होता है कि अब इसमें क्या प्रोग्रेसिव हो रहा है, अब ये चीज कहाँ से कहाँ तक आई है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे मुझे अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए जितना मैं पढ़ सकता हूँ, जहां से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, ये सारी चीजों पे मुझे काम करना चाहिए। और बेसिक जो हमने बात की थी, बिल्डिंग स्किल्स को बढ़ाना है, हमारे एबिलिटीज टैलेंट्स ऑलरेडी मेरे पास है, प्लस मैं उसको और कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कैसे बेटर हो सकता हूँ, मैं लीडरशिप स्किल्स में हो सकता है, अपने आप सेल्फ मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में, ये सारी स्किल्स में मैं और कैसे काम करूंगा, इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो इन पे भी सब मुझे और काम करना चाहिए, ताकि मैं और बेटर पर्सन बन सकूं जब तक मैं कॉलेज पहुंचूंगा। और ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी स्कूल में तो आपको गाइड किया जा रहा है कि स्कूल में टीचर्स है, और यहाँ पे जब करियर काउंसलिंग करो तो मैम आपके साथ हमेशा है, पर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि आप में ये कमी है, आपको ये पूरा करना। तो आपको अपने आप को इतना ये बनाना है, स्कूल से जब निकलते हो तो मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, मैं ये चीज में भी बेटर हूँ, मैं इंटरपर्सनल स्किल्स भी मेरे अच्छे हैं, मेरे कम्युनिकेशन, तो ऐसे हमको जो चीज लगती है कि मेरी वीकनेस है, उसके ऊपर हमको काम करना है। तो नेक्स्ट ये है, आपको एक बुक लेके ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं क्या करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिस्ट डाउन थिंग्स यू लव डूइंग, क्या क्या मुझे करना पसंद है। फिर किस चीज में मैं अच्छा हूँ, ये दो अलग चीज है, कि मुझे किस चीज में मैं अच्छा हूँ ये अलग हो सकता है, प्लस मुझे क्या करना अच्छा लगता है, ये दो अलग चीज है। तो दोनों के वर्डिंग्स को आप अच्छे से समझिए और आप उसको लिख सकते हैं। आप, मैं अगर लिस्ट डाउन थिंग्स यू लव डूइंग, मेरे को आके पढ़ने का बहुत शौक है, तो ये मेरा हो सकता है। पर लिस्ट डाउन थिंग्स यू आर गुड एट, पर मैं आके गुड एट में मैं शायद आके मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर मैं शायद पढ़ती नहीं हूँ, तो मैं उसमें गुड नहीं हूँ, तो मुझे और कोई चीज, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको लिस्ट नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर है लिस्ट डाउन व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड नीड्स। वर्ल्ड नीड्स का मतलब ये जो हमने बात की थी कि हमारे आसपास फ्यूचर के क्या करियर्स है, प्लस हमारे आसपास की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वैसे आपको एक बार अपने एक जगह पे खड़े होके सोचिए कि जब मैं ये पढ़ाई करके आगे जाऊंगा तो वर्ल्ड को तब तक क्या चाहिए, 5 साल 10 साल के बाद क्या और चीजें ऐसी होगी, या क्या ऐसा चीज है जहां पे मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर पाऊंगा, या एनवायरमेंटल के लिए कुछ कर पाऊंगा, या टेक्नोलॉजी में नई कोई चीज ऐसे डिस्कवरी कर सकता हूँ, क्या कोई मेडिसिन वैक्सीनेशन में मैं कुछ नई चीज ला सकता हूँ। तो ऐसे कोई चीजें आपको लिस्ट डाउन करने की सोचनी पड़ेगी जहां मैं वर्ल्ड को कुछ काम आ सकूं, या ऐसा कोई करियर के बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो। फिर लिस्ट डाउन थिंग्स यू कैन गेट पेड और रिवेंट, और ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जहां मैं कोई ऐसा करियर करूं, या ऐसा कोई आइडिया मेरे पास है, या उस करियर में जाने के बाद अगर ये चीज मैं अप्लाई करता हूँ, ये नया ऐप निकालता, तो जहाँ कहाँ मुझे ज्यादा पे किया जाएगा, या कहाँ मेरे वैल्यू जो जहाँ मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, कहाँ मुझे उस मेरी रेस्पेक्ट होगी, या मैं कहाँ पे कुछ अच्छी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो वैसे आपको ये 4 चीजों को अलग अलग कॉलम्स में लिख लो, जिसको याद नहीं है उन्हें, या स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अपने फोन से, या 1 सेकंड, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट लिख लो। लिस्ट डाउन थिंग्स यू लव डूइंग,
List down things you are good at. List down what you think the world needs. List down things you can get paid or rewarded for. समझ में आया? तो आपको सबको ये लिस्ट बनानी है ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है लाइफ में। मैं चेंज करूं अभी? सबने लिख लिया? मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है तो मैं आके कर रही हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे हैं स्लाइड में, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैम एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो ये सारी चीजें आके आपको टेस्ट में पता है। तो इसमें ऐसे बताया गया है कि एप्टीट्यूड में वर्बल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, रीजनिंग और स्पेशल, इन चीजों पे टेस्ट आपका होगा, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आप उस किस में अच्छे रहते हो तो आप क्या करियर चूज कर सकते हो। वैसे ही आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप रियलिस्टिक हो, इमेजिनेटिव हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या आप काम रहने वाले पर्सन हो, या आप कॉम्पिटिटिव हो, जेनरस हो, बहुत फोकस्ड ऑर्गेनाइज पर्सन हो, ऐसे आपकी पर्सनालिटी। वैसे ही आपका इंटरेस्ट क्या है, आप बहुत रियलिस्टिक हो क्या, आप डूअर हो, आप आके खुद का काम खुद करना चाहते हो क्या, या आप हमेशा कोई काम ऐसा करना चाहते हो जहाँ आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत ज्यादा सोच इन्वॉल्व है, या मैं कोई क्रिएटिव हूँ क्या बहुत ज्यादा, तो मैं आर्टिस्टिक हूँ, इंटरेस्ट है क्या मेरा, सोशल इंटरेस्ट की मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, सोसाइटी को कुछ देना चाहती हूँ, कुछ ऐसे काम, या इंटरप्राइजिंग में आके लीडरशिप में बिलीव करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लीडरशिप इंटरेस्ट है, तो वैसे वाले करियर्स, और कन्वेक्शन जहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से काम कर सकता हूँ क्या। तो ये सारे अलग अलग मेरे एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट रख के डिफरेंट करियर ऑप्शंस है। तो ये सारी चीजें आप जब आप टेस्ट लिखोगे तो आपको और बेटर से पता समझ में आएगा कि इस टेस्ट में आपको ये सारी चीजों पे, ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जो अभी मैम बात कर रहे थे, इस टेस्ट के द्वारा ये सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट है अभी कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है क्या आपका? किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ क्वेश्चंस है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, मैम आपने कुछ बोला था, कुछ भी क्वेश्चन किसी का भी कोई भी है तो आई वांट कि कोई अपने पास नहीं रखे। अगर आपको स्क्रीन में आके नहीं पूछना है तो आप आके कैमरा ऑफ रख के अनम्यूट करके बोल सकते हो, या फिर चैट में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मैम आगे जाएंगे, आपको असेसमेंट के बारे में भी सिखाना है, फिर डैशबोर्ड का ओरिएंटेशन भी आपको एक बार देना है हमको। तो आप जो भी Good बोलना evening, चाहते ma'am. हो। यस, हु इज दिस? Ma'am, I'm Himanshi Yadav. Yes dear, Semi. Yes, ma'am, I want to know that how to make a perfect timetable so that we can study and cover all the topics and we can't leave any subject also. Okay. See, time manage. This question is not only for Mansi. This is for everyone, because I know very few handful of people make timetable and study, right? See, the making of timetable is from the time I get up till I sleep in the night. I should have a time for each and everything. Then only it's possible that I can give time for each and everything. Suppose I am getting up and I would request everyone, please try to get up early if possible, at least by 5:36, so that before going to school, you can study for half an hour or do some bit of exercise so that you can be fit throughout your day, whichever suits you. So then it can be a breakfast time. Then I go to school. See, school time can't be taken into your timetable, but you know that from this time to this time I'll be in school, right? After coming from school, you can see to this that you give yourself half an hour break for your food or for your rest or something. Then you have to schedule your time in such a way that how much homework do I get every day from school? So let me give some time to finish my homework. So I can keep half an hour for that. Then I can keep half an hour if somebody is going for tuition and all that, even that has to be coming in your timetable, right?
So that also has to fit in your timetable. Again, if I'm not going to timetable, am I studying 3 hours or 4 hours every day? See, 3 hours in 11th standard, it's okay. But when you come to 12th grade, you have to give more time. You have to make it to 4 hours. And you have to make a timetable in such a way that you give time for your homework and schoolwork, plus same amount of time for your competitive exams also. Especially when you are going for NEET, G-Mains, and all these are very competitive and requires more of your time. So you have to, like the morning when I get up till the time I go to bed, that is 9:30, 10, probably for some people it will be 10:30 also. But I would request by 10, 10:30 or 11, please wrap up your day so that next day morning you get up. And the more you get up early and try to start your day, more time you will get. The late you get up, then you will be late awake in the night and then you will not be able to get full sleep. Then it will be like tiredness also. Himanshi, is this okay or you want it in a more detail or deeper way? Yes, ma'am, I understand, ma'am, but I have one more question that, ma'am, we have also a school work and we have to practice for our entrance exam. So, ma'am, how to manage this all? Obviously, you have to manage in your day, or you can make it in such a way that homework, see, which you have to first make down things to do list also for a week. That what all things I need to submit. My homework, if I have to submit tomorrow and I had 2 days time earlier, where can I keep my homework? Or subject wise, I can make the on Monday, I'm going to take these 3 subjects. Tuesday, I'm going to go for next 3 subjects. Again, on Wednesday, the first 3 subjects which I did on Monday. So I have to break according to my convenience or according to my, because everybody has a different subject. Everybody's difficulty level also will vary depending on the subjects you have chosen. So, and especially if somebody, you all having maths, accounts and all this, there you need to work out. You can't read maths every day. You have to solve problems. So you should see to it that weekly thrice or 4 times you study that subject. Plus homework, obviously you have to see, Himanshi, that if some homework is given on a Monday and you have to submit on a Thursday, where can I put this homework? Which day has a less activity that day I can finish? Or if I can finish my homework today itself, so that Tuesday, Wednesday, I am free to do other things because Thursday I have to submit this. Getting it? Because everybody has 24 hours, Himanshi. So we need to take out time for each and everything. At the same time, you will say that I want some time for my other activities also. I want to watch TV. So if you are too much into TV watching, mobile and all this, then you have to reduce that time. So even if I was watching TV for half an hour every day, then you have to get down to 10 minutes to 15 minutes. If possible, you can leave it for 2 years if you want, because there are few people who for the sake of studying or for entrance exams have kept away their mobiles away from the they use it only once in a week or twice in a week, that is on a Saturday or Sunday. So it's up to you that how do you manage your time, because the time is everybody has the same time, but somebody is doing more better because they have given so much time to that thing which was important at this point of time. As I'm a student right now, it's very important that I concentrate more on my studies, I concentrate more on my entrance exams. And you have for entrance exam also, if you start preparing from now onwards, you will have enough time. Even if you do twice in a week or thrice in a week, it's enough. Unless and until when you reach at the 12th standard or end of it, there you realize I need to study for my entrance, then you have to give 6 hours or 5 hours in a day. But if you start from 11th standard, then probably even 1.5 hours a day is enough. Or you can keep it 2 or 3 days in a week, that also will work for you. But at the same time, you have to click every day. Today I studied this chapter, so I have finished with this chapter in this subject. So you have to keep hold of all the things what you all have finished, which is difficult. You have to give extra time, and for revision also you have to keep some time. Hope, Himanshi, this solves. Or if I will meet one-to-one, then if you have any query in particular, then we can take that. What, Himanshi? Yes, ma'am. I think hope it got little bit clear right now. Yeah, yes, Savita ma'am. ma'am, Thank can you, I ma'am. intervene? Yes, ma'am. You're always, ma'am. Yes, ma'am. Actually, I was just going through with the report. Yes. और कुछ दिन पहले ही मैंने उसमें देखा कि टाइम शेड्यूल बनाते हैं हम. So Himanshi, I just need intervention, like just reply me back. Himanshi, can you just unmute yourself, beta?
Yes, ma'am. ओके, सो कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने गो थ्रू किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि यूजुअली टाइम शेड्यूल लाइनअप क्यों नहीं हो पाते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला उन्होंने रीजन दिया कि हर इंसान ये सोचता है कि आज से स्टार्ट करूंगा, और उस वजह से क्या होता है कि अगर आज मेरा मिस हो गया तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ और नेक्स्ट डे सेम वही टास्क मुझे करने में वो रहता है कि हाँ मंडे से स्टार्ट करना है। वो हम लोगों में ना बचपन से एक वो कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, I will start from new month, I will start from new first day of the week, या मुझे सैटरडे संडे से ही स्टार्ट करना है। वो उस तरह की कंडीशनिंग की वजह से क्या होता है कि अगर मैंने एक टाइम शेड्यूल बनाया दैट फ्रॉम मंडे ये सब्जेक्ट मैं इतने से इतने बजे पढ़ूंगा, तो होता क्या अगर आप फर्स्ट डे वो मिस कर गए ना, सेकंड डे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप उसको परस्यू नहीं कर पाते। क्या ये कंडीशन कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? मैम एक्चुअली फॉर एग्जांपल फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 1 आवर के अंदर इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं मैम, बट वो फिर कंप्लीट हो नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मैम थोड़ा डिमोटिवेशन होता है कि हाउ विल आई डू इन एंट्रेंस। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल या टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट ना होने के पीछे रीजन होता है डीमोटिवेशन। टाइम की कमी हमारे पास कभी नहीं होती है, हमारी प्रॉब्लम होती है डीमोटिवेशन, कि हम उसमें मोटिवेशन अपना खो देते हैं क्योंकि हमने पहला टास्क नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइम शेड्यूल बनाने के टाइम पे जस्ट मेक श्योर ऑफ 2 थिंग्स। पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने अपने टाइम शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना है, राइट। तो फ्लेक्सिबल रखने से क्या फायदा होता है कि आप अपने आप को ना बिल्कुल इस तरह से नहीं बांधो कि मुझे आज इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कभी भी नहीं करो। पहले हमेशा एक लिबर्टी के साथ स्टार्ट करो, उसके अंदर जितना मैंने पढ़ा और समझा उसमें ये चीजें समझ आई कि आप ये मत बताओ कि मुझे इतने से इतने बजे, जैसे 5 से 6 बजे फिजिक्स पढ़ना है या 6 से 7 बजे मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे नहीं करो। आप ये रखो कि मुझे 5 से 6 बजे पढ़ना है, राइट। उस मोमेंट पे कई बार ऐसा भी होता है कि आपने तो स्केड्यूल बनाया केमिस्ट्री का लेकिन अभी आपका इंग्लिश पढ़ने का मन हो रहा है, तो क्या ऐसा गलत है कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ लूंगी? वो हम अपने आप को माइंड मेकअप करते रहते हैं। तो कंडीशनिंग क्या है कि स्कूल के अंदर टाइम टेबल के हिसाब से कंडीशनिंग क्या होती है, मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स ही पढ़ना है, चाहे वो बेमन से पढ़ना है। ऐसा होता है कि नहीं होता हम लोगों के साथ? यस यस मैम। मैम। है ना। तो उस कंडीशनिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं, घर में भी वही चीज करते हैं कि मैंने अगर ये 1 आवर रख दिया एक सब्जेक्ट के लिए, अगर वो सब्जेक्ट उस समय पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, वो चीज खत्म हो गई। डोंट डू दीज थिंग्स। हमेशा अपने टाइम शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखो, स्टार्ट विद द लिबर्टी यू आर गोइंग टू गिव टू योरसेल्फ। और सबसे अच्छी बात पता है कि माइंड को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। माइंड को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, जो डाइटिंग कर रहा होता है ना, आप उससे पूछिए। डाइटिंग करने वाला क्या करता है, चीट डे रखता है, राइट। तो कभी क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मुझे ये पढ़ना है लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ गया, अरे पहले इसको कर लेता हूँ। तो चीट डे क्या करते हैं, जब डाइटिशियन के अंडर कोई अपनी डाइट फॉलो कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि नहीं नहीं मैं तो संडे को ही करूंगा, नहीं मैं तो सैटरडे को ही करूंगा, राइट। तो आपने माइंड को मैनिपुलेट करना है वहां पे कि मैं अभी ये करना चाह रहा हूं लेकिन अभी मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सो जस्ट मेकअप योर माइंड, अरे मैं कल तुम्हें ये करूंगा, या जो भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो गेमिंग हो रहा है या चाहे वो टीवी हो रहा है या चाहे वो कोई और सब्जेक्ट हो रहा है या फिर एनीथिंग, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको माइंड को मैनिपुलेट करो। आई विल डू इट टुमारो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ये सेम टाइम पे करूंगा। नेक्स्ट डे फिर मैनिपुलेट कर लो। सो इट्स योर माइंड, यू हैव टू मैनिपुलेट। आप जितना मर्जी अपने दिमाग के साथ खेलते जाओ, अल्टीमेटली लाइफ को एक कंडीशनिंग की जरूरत होती है। हम जैसा अपने माइंड को प्ले करना चाहे ना उसके साथ हम कर सकते हैं। इट्स अप टू ओवर विल, इट्स अप टू ओवर एक वो कहते हैं विल पावर होती है हर इंसान के अंदर, तो वो विल पावर हमारे में होनी बहुत जरूरी है। अगर वो आप अपने अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो आपको लगता है कि किसी लेवल पे आई कैन प्ले विद माई माइंड, क्योंकि दिमाग भी तो आपके साथ खेल रहा है ना उस मोमेंट पे, तो आप दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दो। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी और अपने आप को लिबर्टी देनी पड़ेगी और अपने आप को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अपने आप को इतना ज्यादा हार्डली ट्रीट मत करो कि मुझे ये पढ़ना है, इस समय नींद आ रही है और जबरदस्ती हम पढ़े जा रहे हैं, वो बुक सामने पड़ी है, वो अक्षर ब्लर्ड हो रहे हैं, लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इससे अच्छा आप 1-2 घंटे का नैप ले लो, ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आप वो टाइम वेस्ट करके बाद में गिल्ट में नहीं आओगे
आपको ये रहेगा अच्छा ठीक है ये मेरा पेंडिंग है, मैंने नैप ले लिया था, इसके बाद आई विल डू। तो एक तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो। आप शुरू में थोड़ा लिबर्टी दिखाओगे अपने साथ, तो उसके बाद धीरे धीरे स्केड्यूल पे आ जाओगे। अगर इनिशियल स्टेज पे 100% एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है टाइम टेबल, लेट इट बी 20% होने दो, 30% होने दो, 50% होने दो, बट आप उससे डीमोटिवेट मत हो जाओ। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज टाइम टेबल बनाया है, 100% फॉलो होगा तो ही हम परस्यू करेंगे, वरना नेक्स्ट डे क्या होता है, वो पूरा का पूरा धरा रह जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद Yes, दिस ma'am. ओनली, कि 100% एक्यूरेट नहीं होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखो, जितनी एंजाइटी कम होगी, जितना नर्वसनेस कम होगा, उतना जल्दी और जितना अच्छा बेहतरीन आउटपुट आएगा, मेरा ये मानना है। बाकी इट्स अप टू नहीं यू। मैम, आप दिस इज ट्रू, बट दिस इज ट्रू, और ये भी हमेशा मान के चला, अभी तो पढ़ाई की बात है, कोई भी काम जब हम प्लान भी करते हैं एक दिन में, इट इज ऑब्वियस कि 100% हम नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट डे के लिए 20% बचता ही बचता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आज मैंने 100% प्लान किया है वो मेरा फुल वर्क होगा, नेक्स्ट डे पे वो जाता ही जाता है। तो नेक्स्ट डे का मेरा शेड्यूल ऐसा होगा कि जो कल का बचा हुआ है उसको मैं आज फिनिश करूंगी, फिर ये भी नहीं हो कि वो बचा हुआ वहीं बचा रहेगा, नेक्स्ट डे उसको मिला के मैं बचूंगी, और आज का जो बचेगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा ही होगा आज के साथ, कि जो भी मैंने प्लान किया है वो तो ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट हो तो कोई चीज ज्यादा कमिटमेंट्स भी नहीं है या ज्यादा चीजें में, जब जैसे जैसे लाइफ में आप आगे जाओगे तो बहुत सारी चीजें अनवांटेड भी दिन में आ जाती है या दूसरे कमिटमेंट्स भी आ जाते हैं, तो हमको हमारी जो प्लान किया हुआ शेड्यूल को नेक्स्ट डे पे या आगे करना पड़ता है। तो यू शुड बी लिटिल फ्लेक्सिबल। और इसमें एक और एक चीज ये बोला, जिसको लगता है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ तब नींद आ रही है या मैं 1 घंटे, मेरे को लगता है इट्स बेटर कि माइंड का ग्रास्पिंग पावर आके 25 से 30 मिनट्स ही होता है। तो इट्स बेटर कि आप एक सब्जेक्ट लो, 25 मिनट से 30 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। 5 मिनट का मतलब है सिर्फ 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स में मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे पसंद है, या मैंने कोई म्यूजिक सुन लिया, या मम्मी से जाके 2 मिनट चैटिंग कर ली, या कुछ खा के आ गया, बट इट शुड बी ओनली फॉर 5 मिनट, बिकॉज द मोर यू विल डन, तो फिर आप वहीं का वहीं रह जाओगे, वापस पढ़ाई के ऊपर नहीं आओगे। तो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो हर एक ब्रेक के बाद। ऐसे ब्रेक डाल के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत बढ़ेगा, और आपका ऐसे बोरियत या ऐसे बहुत बहुत समय से मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे नहीं लगेगा। तो यू कैन टेक दिस 5 मिनट्स गैप एंड यू कैन, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि हाफ एन आवर के बाद एक ब्रेक लूं, या किसी का 20 मिनट ही हो सकता है गैस्पिंग बाद, तो 20 मिनट के बाद एक एग्जैक्टली, ब्रेक किसी लूं। का 5 मिनट भी तो होता है मैम, इफ यू आर हैविंग, हाँ, बिकॉज इन इंडिया वी आर नॉट अवेयर अबाउट द लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो हम में से जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक बच्चे का 16 मिनट है तो दूसरे का भी 16 मिनट ही होगा। कई बार हम 5 मिनट के बाद ही हम अपना अटेंशन लूज कर देते हैं, कोई 10 मिनट के बाद करता है। तो हर किसी का अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है, एंड वी नीड टू बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकली हमें समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटे के लिए मैंने लिखा है तो वो 1 घंटा मुझे पढ़ना ही है। वो अगर आपको कहीं आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हो तो देन लीव इट एट दैट टाइम। आई बिलीव हर्षिता मैम अगर मीटिंग में है यहाँ पे तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिता मैम ने बहुत अच्छा, जो अभी आप बता रहे थे ना सविता मैम, इसी तरह से बच्चों के लिए टाइम शेड्यूल को कैसे एक फ्लो में लाना चाहिए विद ब्रेक्स, उसके लिए कुछ एक उन्होंने साइकोलॉजी में कुछ हमारा एक थ्योरी भी उन्होंने बताया था इसके लिए एक बच्चे को, तो कैसे उसको हम फॉलो कर सकते हैं विद शॉर्ट ब्रेक्स एंड ऑल। सो इफ हर्षिता मैम आर यू देयर? Yes, I am. So basically, it is called the Pomodoro technique. तो बेसिकली उसमें मतलब ये है दैट क्योंकि बहुत लंबे टाइम पे कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यूजुअली 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन इधर उधर जाने लगता है, हम बुक्स के साथ बैठे रहते हैं पर स्टिल हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं उन पे। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक में क्या है दैट यू स्टडी फॉर 25 मिनट्स, आप 25 मिनट्स लिए पढ़ेंगे एंड फिर 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ठीक है, उन 5 मिनट्स में आपको जो करना है आप करिए, आपको फोन देखना है, यूट्यूब चलाना है, पेरेंट्स से बात करनी है, किसी फ्रेंड से बात करनी है, आपको लेटना है, बट 5 मिनट्स, देन यू सिट फॉर 25 मिनट्स अगेन एंड देन अगेन यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक। सो इंस्टेड बहुत बहुत लंबे आवर्स पे बैठने की जगह आप शॉर्ट आवर्स तक ले छोटे छोटे टाइम के लिए बैठते हैं और उसके बाद छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं बीच में, जिससे कंसंट्रेशन बना रहे। Thank you, thanks a lot. Because last time when Harshita ma'am told this technique, तो मुझे भी लगा कि most of the students they are, you're being so hard on yourself. ऐसा नहीं करना चाहिए. Even I was just going through with an interview of a coach जो UPSC की preparation कराते हैं. He was telling in an interview कि मेरी एक student ने मुझे बोला कि सर मैं इस बार attempt दूं कि नहीं दूं.
सो उन्होंने बोला क्यों ऐसा लग रहा है सर, मेरा नहीं क्लियर होने वाला। तो उन्होंने बोला नहीं, इस बार तो जरूर दो। तो देन आई गॉट टू नो कि वो क्या उन्होंने उसके पीछे माइंड सेट था। देन आई सेड क्योंकि उसको अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं है इस बार, तो शी इज नॉट गोइंग टू बी नर्वस एंड एंग्शियस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। अदरवाइज हमारी हाफ ऑफ द बैटल हम वही हार जाते हैं जब हम नर्वस और एंग्शियस हो जाते हैं, बिकॉज उस समय माइंड बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है। तो उसको अगर आपने क्लीन रखना है तो अपने आप से एक्सपेक्टेशन उतनी रखो रियलिस्टिक तरीके से। वो एक्सपेक्टेशन मत रखो जो दुनिया आपसे रख रही है, वो एक्सपेक्टेशन रखो जो आपको लगता है कि मैं रियलिटी के अंदर कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे उतने लेवल के बारे में ही सोचना चाहिए। एंड देयर आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपकी जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक रियलिस्टिक प्लान्स। जब आप 1-on-1 सेशन करेंगे मैम के साथ, तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे वो असेसमेंट बता रहा है कि मेरा इतना ही स्ट्रेंथ है, एंड आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल विद माई आई वुड से कि मुझे अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। तो उसके बारे में आपको बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। इवन कभी कभी हम अपने आप से बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं जो भी हमें प्रेशर में डालती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 1-on-1 सेशन। वहां पर्सनलाइज तरीके से करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि ग्रुप में सभी की सेम एक जैसी क्वेरीज ना हो। सो सविता मैम, इफ वी कैन प्रोसीड विद द असेसमेंट पार्ट, है ना, तो एक बार उसका डेमो दे देते हैं। So I'm just going फिर to share- क्वेश्चंस ले लेंगे मैम, पहले आप हाँ। डेमो वाला दिखा दो। If someone is having some other question, please आप बता दें, हाँ, because मैं वही बोल रही हूँ। जब तक चैट में डाल दीजिए कोई भी, या फिर हम हाँ। लास्ट में आंसर करेंगे। I'm just going to share the screen of the phone. ये आपको जो भी अभी मैम टेस्ट के लिए जो बता रहे हैं, आपको फोन पे इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि आप सबके पास फोन है, राइट? तो आप उसमें जाके आप कैसे असेसमेंट इजीली ले सकते हो, क्योंकि बहुत बार फिर आप देखते नहीं हो ध्यान से, फिर बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं यहाँ अटक गया या समझ। तो इसको प्लीज एकदम ध्यान से देखो, ताकि आप सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, प्लस आपको टेक्नोलॉजी का भी अवेयर है, तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। So ma'am, if you can help me, screen visible है मैम? यस मैम, इट्स विजिबल मैम। ओके, सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके व्हाट्सएप को आपने खोलना है। आपके व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस आएंगे, आपको उन मैसेजेस के थ्रू आपको बताया जाएगा आपका लॉगिन आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। उसी तरह से एक में जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि आपके सामने इस तरह के मैसेजेस होंगे, जिसमें आपका नाम आएगा, फिर उसके बाद आपका लॉगिन आईडी आएगा, फिर पासवर्ड आएगा, एंड देन उसके बाद नीचे आएगा dishaidc.com। इस तरह के मैसेजेस आते हैं। आपने क्या करना है, dishaidc.com के ऊपर क्लिक करना है और वो पोर्टल खुल जाएगा। Here I am going to mention again and again कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, गूगल क्रोम के ऊपर इसको खोलिए, फोन के ऊपर भी या सिस्टम के ऊपर भी। अगर आप गूगल क्रोम यूज नहीं कर रहे हैं तो ये जो पोर्टल है काम नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मैं ये वाला जो नंबर है इसको कॉपी कर लिया मैंने, ये आपका लॉगिन आईडी होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स का अलग लॉगिन आईडी होगा। और आपने dishaidc.com, ये आप देख रहे हैं नाम, dishaidc.com, dishaidc.com। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। 99% एश्योरेंस के साथ आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, आप सभी का पासवर्ड एक ही होने वाला है, वो है आपका 1 2 3 4 5 6, राइट? 1 2 3 4 5 6 ये आपका पासवर्ड होने वाला है। तो आपने जैसे ही dishaidc.com के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा आपका स्टूडेंट आईडी, जो मैंने बताया लॉगिन आईडी होने वाला है। आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पेस्ट कर दीजिए इसको। पासवर्ड में डालना है आपने 1 2 3 4 5 6। ये सभी का कॉमन इसलिए रखा गया है कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, बट आफ्टर वंस यू आर गोइंग टू लॉग इन यू कैन चेंज योर पासवर्ड।
यू कैन इजीली चेंज द पासवर्ड, ये मैं आपको बता दूंगी अंदर कहाँ से होता है। आपने लॉगिन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपसे वो लैंग्वेज को चूज करने के लिए बोलेगा। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद हिंदी और इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश के साथ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस अभी आपको इसमें से चूज नहीं करनी है, यू हैव टू फिल हिंदी और इंग्लिश ओनली। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, फिर आपको ये बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, 11th क्लास के अंदर हैं आप जैसे, तो यहाँ आपको क्लास मेंशन करना है। सो यू आर इन क्लास 11th, यहाँ पे आप ये डन करेंगे। एंड देन उसके बाद आपने क्या स्ट्रीम ले रखा है, बिकॉज इन 11th यू मस्ट बी हैविंग सम स्ट्रीम सिलेक्शन। तो आपको अपना स्ट्रीम यहाँ पे लिखना है। आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है, साइंस लिया है, विद बायो, विद मैथ्स, या ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, जो भी आपने ले रखा है आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आपको सिटी डालनी है अपनी, यहाँ पे आप सिटी डालेंगे। राइट, तो आप सर्च कर सकते हैं अपनी सिटी को यहाँ पे, एंड देन सबमिट। आपका ये फर्स्ट प्रोफाइल, पहले लैंग्वेज चूज करना, फिर फर्स्ट बेसिक प्रोफाइल चूज करना, ये रहेगा आपका। देन आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे यहाँ असेसमेंट आ रहा है। असेसमेंट में नीचे आएगा करियर असेसमेंट फॉर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव पर्पसली इंक्लूडेड इसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि हम इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी आपको ऑफर करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो कैटर कर सके आप, इसलिए हमने वो डाला है। फिर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे फिर से लैंग्वेज पूछेगा, असेसमेंट की लैंग्वेज, कि आप असेसमेंट किस में देना चाहते हैं, यू वांट टू गिव असेसमेंट इन हिंदी और इन इंग्लिश। तो आपने इंग्लिश चूज किया, स्टार्ट असेसमेंट किया। वंस यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द स्टार्ट असेसमेंट, देन अगेन पहला पार्ट जो आएगा वो आएगा प्रोफाइल का। जब आप प्रोफाइल अपना कर देते हैं फिल इसमें, देन आफ्टरवर्ड्स असेसमेंट के 3 पार्ट आएंगे। वो 3 पार्ट होंगे जैसे मैम ने बताया, एपीआई मॉडल। एपीआई मॉडल क्या है? आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस असेसमेंट को जब आप स्टार्ट कर देते हैं यहां से, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से दे रहे हैं तो उसका एक वीडियो हम दोबारा आपके साथ एक शेयर कर देंगे। ये हम आपको मोबाइल फ्रेंडली इसलिए बता रहे हैं बिकॉज 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर थ्रू फोन ओनली। तो फोन फ्रेंडली कैसे होगा वो आपको हम बता रहे हैं। वंस अगेन आपको इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना जेंडर, कैटेगरी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक है तो वो कैटेगरी आपको डालनी है। व्हाई वी नीड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, रीजन बीइंग कि जब हम आपको कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करें तो आपको काउंसलर को पता होना चाहिए कि यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी और नॉट, क्योंकि जो अगर कैटेगरी बेस हमें पता रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी तभी लिखिए जब आपके पास उसका डॉक्यूमेंटेशन है तो, बिकॉज वी हैव फेस सो मेनी क्वेरीज जहां पे हमने रिसेंटली बच्चों के साथ नोटिस किया कि बच्चे मेंशन कर रहे हैं SC ST OBC सब लिख रहे हैं, बट दे डोंट हैव अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। तो उसमें क्या है कि अगर आप हैं भी SC ST या OBC से बिलोंग कर भी रहे हैं, बट स्टिल इफ यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट, तो आगे आप उसको एडमिशन टाइम पे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो अभी यू आर इन 11th, सो यू हैव इनफ टाइम। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जस्ट आस्क योर पेरेंट्स टू प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट। वो अपने आपने 10th के सर्टिफिकेट के साथ ही उसको रखना है, बिकॉज ये आपको एडमिशन प्रोसीजर्स के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। देन आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो पहले आप ईयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ईयर पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ईयर आएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है आप किस ईयर से बिलोंग करते हैं। जस्ट अ मिनट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम 2005 और 2006 बॉर्न होंगे। तो आपने यहाँ पे ईयर चूज किया, देन यू आर गोइंग टू चूज द मंथ एंड देन यू आर गोइंग टू चूज द डेट। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज की चिंता मत कीजिए, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ईमेल डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ईमेल आप डालिएगा इसके अंदर जो भी ऑफिशियल ईमेल आप यूज करते हैं, राइट। तो आप इसके अंदर जैसे फॉर इंस्टेंस अभी हम इसके लिए कोई भी एक डेमो डाल देते हैं, बट ट्राई टू मेंशन योर एक्यूरेट ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हो। सिटी, राइट। फिर आपकी सारी एकेडमिक डिटेल्स ये मांगता है आपका
कि हमारा प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, क्लास हमारी कौन सी है, सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं। देन इसके अंदर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिखना है यस एंड नो। इफ यू आर कर रहे हैं तो यस लिखिए, अदरवाइज आप नो करिए। अगर आप अब्रॉड के लिए, ओवरसीज के लिए देख रहे हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। फिर इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि मैम इसमें मार्क्स कौन से लिखने हैं, 11th के लिखने हैं, फर्स्ट टर्म के लिखने हैं। तो आपको बेटा इसके अंदर आप हमें एक एवरेज बताइए कि मान लीजिए आपके टर्मिनल हुए, आपके यूटी हुए, ऑन एन एवरेज आपके कितने परसेंट आ जाते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर किसी के 60% के करीब आ रहे हैं तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए 60, राइट। इसी तरह से किसी के अगर 75% है, उन्हें एवरेज किसी सब्जेक्ट में बन रहा है, तो जस्ट मेंशन एज पर द परसेंटेज, आप इसमें परसेंटाइल कर दीजिए। ओके, सो आपको इसके बाद अपनी पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड ऑल सब लिखना है। इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। अभी आपका जो फर्स्ट फेज आने वाला है उसमें आपका असेसमेंट कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अभी राइट नाउ इफ यू आर फीलिंग इट लिटिल बिट हार्डर, कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है या हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप पहले असेसमेंट पे फोकस करें और ये इन्फॉर्मेशन आप एट द टाइम ऑफ 1-on-1 सेशन भी मैम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे NA मेंशन कर दीजिए सो दैट कि हम आगे प्रोसीड कर सकें, बिकॉज दिस असेसमेंट विल नॉट प्रोसीडेड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फिल एनीथिंग आउट हियर, बिकॉज वो रेड कलर का मार्क आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस के ऊपर है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। सिबलिंग्स के अंदर आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स के बारे में लिखना है, इनकम डालनी है आपने इसके अंदर, एंड देन सिमिलरली जैसे मैंने बताया अभी इनिशियली वी आर गोइंग टू मेंशन NA। यहाँ पे आप जो आंसर देना चाहते हैं, आप देना चाहें तो आप बिल्कुल दीजिए, हम आपको बिल्कुल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप जरूर दें अगर दे सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि मेरे को पहले असेसमेंट कंप्लीट करना है तो यू कैन एडिट इट आफ्टरवर्ड्स एज वेल। इसमें प्रोफाइल को एडिट करने का भी कंप्लीट ऑप्शन मिलता है। राइट, अभी फिलहाल हम इसको इतना ही कर रहे हैं। डन। अब आपके पास आ गया असेसमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको असेसमेंट के बारे में बेसिकली बताया जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल आपने ध्यान रखना है कि इस असेसमेंट को बिल्कुल सच्चाई के साथ दें, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू जज यू आउट हियर। इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स नहीं है जो ये आंसर्स देखेंगे। कंप्यूटर इज गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स यू आर गोइंग टू गिव, और जो आंसर्स आएंगे उसका डेटा एनालिसिस करके बताया जाएगा, रिकमेंडेशंस आएंगी। सो अगर आपने यहाँ पे आंसर एक्यूरेट नहीं लिखे तो रिकमेंडेशंस भी एक्यूरेट नहीं आएंगी। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको बिल्कुल ट्रुथफुल तरीके से दीजिए, इसमें कोई भी बायस मत रखिए, नो वन इज गोइंग टू जज यू। और आप इसके अंदर डोंट गिव आंसर्स यू थिंक वी एक्सपेक्ट, कि आप ये मत सोचिए कि कोई जज करेगा मुझे। अगर किसी ने बोला कि मुझे मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज मनी, तो don't feel hesitant about that, because money is as important as the expertise or the skills and the values, because वो होगी तो आप सोशल कॉज कुछ कर पाएंगे लाइफ के अंदर। सो इट्स आपको ये मेंशन करना है, आपके लिए जो सजेशंस आएंगे वो तभी ठीक आ पाएंगे, जैसे मैंने बताया, जब आप एक्यूरेट आंसर देंगे। उसके बाद आपको ये देखना है, ये सारी रिकमेंडेशंस इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ये 90 मिनट्स का टोटल होने वाला है असेसमेंट, और आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए। और आपको इसके बाद आप देखेंगे 20 मिनट्स का इंटरेस्ट सेक्शन है, 20 मिनट्स का पर्सनालिटी एंड 50 मिनट्स का एप्टीट्यूड असेसमेंट है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरेस्ट सेक्शन फर्स्ट। जब इंटरेस्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अपने आप पर्सनालिटी स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन जब पर्सनालिटी कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए लास्ट जो स्टार्ट होगा आपके लिए वो होगा आपका एप्टीट्यूड। राइट, आई बिलीव ये सभी को ओके हो गया। कोई डाउट किसी को? Anyone? No, ma'am. नो Yeah. मैम। Very nice. But still, if you have any doubt, आप इजीली हम लोगों को रीच कर सकते हैं। हर्षिता मैम भी है, मैं भी हूँ DLF में आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एंड आपको कभी भी डाउट आता है तो आप हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं।
सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेश्चंस, जो आज का हमारा करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन मैम ने लिया, सविता मैम ने, या फिर आपका जो डेमो अभी हमने दिखाया आपको कैसे असेसमेंट देना है, इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, लास्ट कॉल है ये, अगर है तो आप प्लीज हैंड रेज करके बता सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन। एंड आई बिलीव किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, so here I would like to thank Savita ma'am once again for giving your precious time, और आपने बच्चों को आके इतने अच्छे से समझाया। एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर स्टूडेंट्स भी अपने कुछ फीलिंग्स चैट बॉक्स में लिखें, एंड आई होप ये नॉलेज एक्सचेंज आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा इसके अंदर, आपके करियर के अंदर, करियर चॉइसेस के अंदर, एंड होपफुली इन वन ऑन वन सेशन हम लोग इसको और बेहतर तरीके से, पर्सनलाइज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. One Thank more you, thing before we Vanshika. leave, मेरे को ये बोलना था मैम, असेसमेंट में जो भी असेसमेंट लिखेगा वो आके कैलकुलेटर्स वो सब यूज नहीं करेगा मैम, जो भी समझ में आएगा वो वैसे ही टेस्ट लिखेगा। नो Definitely. कैलकुलेटर्स, नो गूगल। Everyone getting this point? आप लोगों को देखो, एक ट्रू पिक्चर आपकी तभी समझ आएगी जब आप मशीन से दूर जाएंगे और आप अपने स्किल्स को बताएंगे। आप मैथ्स में कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा? कैलकुलेटर तो अच्छा कैलकुलेट कर ही लेता है, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि प्राची कैसी है या अलीशा कैसी है, तो ये तो जब प्राची और अलीशा अपने मैथ्स के स्किल्स ऑन पेपर यूज करेंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आपने असेसमेंट किया है ये कितना एक्यूरेट है और कितना ज्यादा आपके करियर चॉइसेस को सुटेबल करियर चॉइसेस को रिकमेंड कर रहा है। भैया ठीक है एवरीवन, कैन वी लीव? कैन वी कंक्लूड टुडेस सेशन? अब तो कुछ बोल सकते हैं हम लोग या नहीं, या जाते हुए भी हम ही बात करेंगे बच्चे? Thank you, Harshita ma'am. Thank you, Monica ma'am, for giving this opportunity. Thank you, all the kids. Student, please write your test as soon as possible. Thank you. Thanks a lot, ma'am. thank you ma'am, bye ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Soumya. Thank you, Khushi. Thank you, Aman. Ashutosh, Ishu, Anjali, Sai, Prachi. Thank you. Thank you, everyone. Okay, ma'am.